नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ गए हैं। भारतीय बाजार जिस तरह से दिल्ली में धुंध की चादर घिरी हुई है, उसी तरह से बिकवाली का दबाव भारतीय बाजार पर गिरता हुआ। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कहेंगे, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय बाजार बंद होने वाले हैं। लेकिन आज के सत्र की बात करें और कल के सत्र को याद करें तो जिस तरह की सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखी है, एफआईएस की सेलिंग आई है, करेक्शन कह सकते हैं या कह सकते हैं डाउनफॉल क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिला है। सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि भारतीय बाजार के लिए बेहद नाजुक इस वक्त नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इंप्लाइड ओपन की अगर बात करें, इस वक्त 23,628 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। इसके अलावा विदेशी बाजार से संकेतों की अगर बात करें विस्तार से, अभिषेक से ये संकेत हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की चाल अगर देखें, वहां पर भी सेंटिमेंट्स जो है छोटे दायरे में कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल के बाजार को अगर याद करेंगे, हर लेवल को तोड़ते हुए, हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमने देखा अप्रैल 2023 के बाद 200 डीमा के नीचे फिसलते हुए बाजार देखने को मिले। भारी बिकवाली के बीच आज के लिए कौन सी 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा शुरुआत में आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उसके बाद एक एक कर सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, विदेशी बाजार क्या कह रहे हैं, और साथ ही भारतीय बाजार पर एक्सपर्ट को जोड़ के आपको बताएंगे कि इन सेंटिमेंट्स को देखते हुए क्या करना चाहिए। लेकिन इस वक्त के बड़े संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो विदेशी बाजार की अगर बात करें, मिला जुला सेंटिमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियरली आप देख पाएंगे जिस तरह से एशियाई बाजार में हम मिला जुला सेंटिमेंट देख रहे हैं, अमेरिकी बाजार में कल मिला जुला कारोबार दिखा। गिफ्ट निफ्टी करीब 30 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ, कितना संभलता है ड्यूरिंग द सेशन देखना होगा। भारतीय बाजार की अगर बात करें, कल बाजार बंद होने के बाद भी नंबर्स आते हुए देखने को मिले। आयशर मोटर्स के नतीजे हैं, दूसरी तिमाही की कमजोर नतीजे देखने को मिले। आय में करीब 4% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला, तो इन सेंटिमेंट्स पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ तमाम नंबर्स रहे जो कि पॉजिटिव भी थे, और उन नंबर्स पर बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें, एफएनओ में नई एंट्री की अगर बात करें, कुछ नए बदलाव होते हुए देखने को मिले हैं, और इन बदलाव पर खास तौर से आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि एनएससी ने अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, डीमार्ट, एंजल वन, बीएसई, हुडको, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज समेत 45 शेयरों की फेरिस्त यानी 45 शेयरों की लिस्ट जारी की है, जो कि एफएनओ में शामिल किए जाएंगे। 29 नवंबर से ट्रेडिंग जो है शुरू होती हुई दिखेगी। और इसके साथ साथ एक और ट्रिगर है जिस पर नजर रखें, वरुण बेवरेजेस का क्यूआईपी खुला है, निवा बूपा की लिस्टिंग जो है आज होने जा रही है। तो क्लियरली आईपीओ मार्केट में भी एक के बाद एक हम देख रहे हैं काफी सारी एंट्रीज होती हुई। कल एक लिस्टिंग हुई और आज भी निवा बूपा की लिस्टिंग पर नजर रहेगी। तो ये चारों के 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कि आज बाजार के लिए बड़े संकेत के तौर पर शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की शुरुआत करते हैं, और आखिरी कारोबारी सत्र में इंप्लाइड गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी जो है करीब 30 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए कमजोरी के सेंटिमेंट्स बाजार में लगातार हैं। लेकिन विदेशी बाजार से क्या सपोर्ट मिल रहा है या सेंटिमेंट वहां से भी कॉशियस है? आइए विस्तार से एक बार अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक बार डाउ दिन की ऊंचाई से 200 अंक फिसला, उसके बाद नेस्टेक, एसएनपी की भी अगर बात करें, आज एशियाई बाजार की भी अगर बात करें, ट्रेंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं मिला जुला ही नजर आ रहा है। क्या कहते हैं संकेत? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आप ट्रिगर बता रही थी, तीसरा वाला जो ट्रिगर था ना कि एफएनओ में 45 नए खिलाड़ी आ रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए, बाजार का मूड चाहे जो भी हो, ट्रेड करने के लिए 45 और बढ़िया शेयर, और कई ऐसे शेयर हैं जिनका काफी लंबे समय से इंतजार था। डीमार्ट जैसा शेयर कि आखिर एफएनओ में आएगा कब। ये तमाम शेयर आगे, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ट्रेडर का जो कह सकते हैं ना, अंदर का जो सेंटिमेंट है वो खुशी वाली होगी कि कुछ अच्छे शेयर कुछ ही दिनों में उनको मिलने वाले हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो निश्चित तौर पर मिला जुला कारोबार है। कल क्या सत्र हमने देखा कि एक दिशा की तलाश होती हुई दिखी, और नेस्डेक या फिर डाउ जोन्स दिन भर एक उतार चढ़ाव वाला सत्र रहा। डाउ की अगर बात करें तो 47 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ है और निचले स्तर से 130 अंक संभला है। वहीं नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक 50 अंक नीचे बंद हुआ है और ऊपरी स्तर से 130 अंक नीचे आया है। तो ये अमेरिकी बाजारों की चाल रही। कल बाजार की नजर थी अक्टूबर के सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स पर, और ये आंकड़े हैं अनुमान के मुताबिक। सीपीआई महंगाई दर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.6% बढ़ी है, और नोटिस करने वाली बात यह है कि मार्च के बाद पहली बार ये बढ़त आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर।
कोर सीपीआई महंगाई में 0.3% की बढ़त हुई है और तीसरे महीने बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी भी महंगाई को लेकर कंसर्न्स अमेरिका में बाकी हैं और यूएस फेड जब भी अपने रेट कट के डिसीजन को एसेस करेगा, आगे उस पर कोई फैसला लेगा, तो ये चीजें ध्यान में जरूर रखेगा। और एक्सपर्ट्स भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2025 में शायद हम जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी उससे कम दरों में कटौती हम देखेंगे। आज खैर हम देखेंगे कि यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का एक संबोधन है डलास में, टेक्सास में ये संबोधन होना है। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है स्पीच में, लेकिन निश्चित तौर पर ये महंगाई वाली चीजें थोड़ी थोड़ी परेशान जरूर कर रही हैं। हालांकि अनुमान के मुताबिक आंकड़ा है, परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन आज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, इस पर नजर रहेगी। और कल रिटेल बिक्री के आंकड़े अमेरिका में आएंगे। ये तीनों के तीनों आंकड़े काफी ज्यादा क्रूशियल हैं। अन्य संकेतों की बात करें, ट्रेजरी यील्ड में धीरे धीरे करके हल्की हल्की बढ़ोतरी हो रही है और ये पहुंच गई है 4.483% पर। डॉलर इंडेक्स 7 महीने की ऊंचाई पर है। कल हमने 106.5 के ऊपर के स्तर देखे हैं डॉलर में, और चूंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो उसके चलते सोने में कमजोरी आ रही है और सोना लगातार चौथे दिन नीचे आया है। अब भाव हो गया है कॉमेक्स पर $2575 की नीचे का। क्रूड को लेकर ज्यादा कुछ रीड करने लायक नहीं है, एक रेंज में ही कारोबार हुआ है। कच्चे तेल में ब्रेंट क्रूड का जो भाव है $72 के ऊपर निकला है। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके चलते कच्चे तेल में ये स्ट्रेंथ आई है। एशिया की बात करें, वहां से भी मिले जुले ही संकेत हैं। जापान के बाजार, कोरिया के बाजार ऊपर हैं, लेकिन चीन के बाजार, हांगकांग के बाजार ये नीचे कारोबार कर रहे हैं। जापान में हमने देखा था कि 2 दिन में करीब 2 दिन में 500 अंकों के आसपास की गिरावट आई थी, लेकिन आज करीब 150 अंकों के आसपास की मजबूती है निकेई में। लेकिन अपना संकेत गिफ्ट निफ्टी अभी घंटे भर पहले करीब 40-50 अंक नीचे था, लेकिन अब जो गिरावट है 30 अंकों के आसपास की है। तो आज ओवरऑल अगर हम संकेतों की बात करें वो मिक्स्ड है। दिक्कत की बात यह है कि एफआईएस की जो बिकवाली है लगातार चल रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और कल निवेशकों ने कल के सत्र में, कल की बिकवाली में 7 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं अपने। देखते हैं कि आज की चाल कैसी होती है, लेकिन माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद गिरावट का जो है सिक्सर आज लग भी सकता है। लेकिन चलिए एफआईएस की बात करेंगे, एफएनओ की बात करेंगे और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिम्पी गुड मॉर्निंग। इन सारी चीजों की बात करने से पहले आपसे जरा पूछेंगे, कितने खुश हैं आप ये 45 शेयर जो एफएनओ में आ रहे हैं? कि संख्या बढ़ रही है इन 45 शेयरों के साथ में, और आप ये देखिए एक सॉर्ट ऑफ अ रिप्लेसमेंट है। जो ऑप्शंस के ट्रेड निकाले गए हैं बाहर, वो जो बैंक निफ्टी का ट्रेड अब आपके पास बंद होगा, वो आप देखिए ओवरऑल मार्केट्स के हर तरीके से चाहिए होता है। अब अगर आप लिमिटेड ट्रैक कर देंगे तो फिर बाजार में एफ&ओ मार्केट डल हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है डेरिवेटिव मार्केट्स इंडिया का। अब उसमें ऑप्शंस का ट्रेड जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लेके आता रहा वो ख़त्म हो रहा है 20 तारीख से। ऑप्शंस बैंक निफ्टी का तो हमने गुड बाय टाटा भी कर दिया, सिर्फ निफ्टी की ऑप्शंस रहेंगी और वहाँ पे सिर्फ सेंसेक्स का रहेगा और एक ट्रेड रहेगा। ठीक, अब आपके पास थोड़ा वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। एक्सचेंजेस की भी चिंता थी, सबकी चिंता थी कि भाई डेरिवेटिव मार्केट्स की मर्यादा को तो मेंटेन रखा जाए। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स 45 शेयर एक साथ एफ&ओ में जोड़ दिए गए। मैंने कभी नहीं सुना कि 45 शेयरों को एक साथ जोड़ा गया है। ये 45 शेयर की संख्या करीब 25% ऑफ द टोटल एफ&ओ मार्केट की बनती है स्टॉक्स की, क्योंकि करीब 190 शेयर हैं एफ&ओ में, प्लस माइनस 2-4 ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इन और आउट होते रहते हैं। जैसे जी एंटरटेनमेंट रिसेंटली बाहर हुआ होगा, आपको याद भी था। तो ये 45 नए शेयर जुड़े हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन 45 शेयरों की जब मैं कैटेगरी चेक कर रहा था ना, ज़्यादातर कैटेगरी में से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के काउंटर्स नहीं है। ऑलरेडी निफ्टी 50 काउंटर्स तो पहले से एफ&ओ में थे, तो ये नॉन निफ्टी 50 काउंटर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाजार का दायरा थोड़ा थोड़ा मिड कैप की तरफ भी एफ&ओ के अंदर आ गया। एफ&ओ के फायदे और नुकसान क्या होते हैं मैं आपको सामने जल्दी से बता देता हूँ। किसी भी शेयर का एफ&ओ में आने से उसके क्या, उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। इंस्टीट्यूशनल उसके अंदर ट्रेड लेने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ 10 से 20%, 30% मैक्स आपको मार्जिन देना पड़ता है, पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। फिर लॉट्स में आता है, फिर इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं उसको, आप उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, फ्यूचर है तो ऑप्शंस भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसके अंदर फिर सर्किट फिल्टर्स हट जाते हैं। अभी आप 20% तक किसी शेयर्स को तोड़ेंगे मैक्सिमम, लेकिन एफ&ओ में आ गया तो 40% भी एक दिन में साफ हो सकता है। इसी तरह के छोटे मोटे और नुकसान भी रहते हैं कि आपकी वॉलिडिटी अपने आप में हेज होने लगती है। जो शेयर एक फ्रीडम से चलता था उसको एफ&ओ में शॉर्ट भी किया जा सकता है अब। तो ये सारे फायदे नुकसान के साथ इस शेयरों के एफ&ओ के अंदर एंट्री हुई है। खुशी है, अच्छा लग रहा है, ट्रेडर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन फिर भी समझ अपनी जगह पर है। समझ से काम कीजिएगा, नहीं तो 45 शेयर आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बन जाएंगे अगर आपने समझदारी खो दी तो। निश्चित तौर पर जब ये
इम्पॉर्टेंट टेक अवे। और इनफैक्ट 45 शेयरों की सूची जो है इस पर भी ड्यूरिंग द सेशन हम एक नज़र रखेंगे और किन तरह के सेंटिमेंट्स वहां से निकल कर आ रहे हैं इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर देखें एफआईआईज की बिकवाली का दौर जो है वो जारी ही देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भारी गिरावट मार्केट में देखा, भारी गिरावट भी एक छोटा शब्द हो जा रहा है क्योंकि अब हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बाजार जो है कहीं से भी रिस्पाइट नहीं दिखाता। कल सुबह हमने देखा फ्लैट टू नेगेटिव स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला, बुल्स पूरी तरह से सरेंडर करते हुए डिम्पी 200 डीमा को टच ही नहीं बल्कि वायलेट भी किया। अब निफ्टी में जिन्होंने पोजीशंस बनाकर रखी है उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चलनी चाहिए? देखिए, मैं दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ूंगा और ये बात मानसी, शायद आप तो थे कार्यक्रम में काफ़ी समय से, आपको तो याद भी होगा, हमने ये बात हमेशा से रखवाई है दर्शकों के सामने कि अपने एक कॉर्नर ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग के एक हिस्से में ज़रूर मान के चलो कि आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने के लिए जाओगे, क्योंकि जो फॉल था ये सीवियर फॉल में से एक था और आपको बैक टू बैक डाटा सपोर्ट नहीं मिला। देखिए, मैं सुबह से शाम तक अगर किसी चीज़ को, मार्केट्स को हम देखते हैं तो हम सिर्फ डाटा ड्रिवन देखते हैं। मेरे कान में आप 10 बातें डाल दो, मैं फ़िल्टर करके सारी बातें बाहर निकाल दूंगा, सिर्फ फैक्चुअल डाटा को पकड़ लूँगा उसमें से ही। तो हमारा काम सिर्फ फैक्चुअल डाटा को चेकआउट करके सारी चीज़ें रखना है। कोई भी एक लेवल भी मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे मेरे को एक कहने में परहेज़ हो या मेरे को झिझक हो या मेरे को परेशानी हो कि बाज़ार अपने 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट नहीं करेगा। और ये बात हम आज से नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये बात मैं 24/400 से भी कर रहा हूँ। अगर किसी को यकीन ना तो भले 10 दिन पुराना भी यूट्यूब का एक वीडियो उठाइए, तब भी हमने हर रोज़ ये बात बोली है कि आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर सकते हो। वजह बहुत साफ है, मार्केट के अंदर बैक टू बैक फॉलो बाइंग नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता, मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत लाके आपको 2 दिन शॉर्ट्स कवर करवाए थे, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक खेल भर रह गया। उसके बाद फिर से शॉर्टिंग हुई और बहुत एग्रेसिव थी, आप संभाल ही नहीं पाए। ये शॉर्ट कर कौन रहा है? ये शॉर्ट क्या एफआईज कर रहे हैं, या ये शॉर्ट इंस्टीट्यूशनल्स बुक्स कर रही हैं, या ये शॉर्ट कोई और कर रहा है? देखिए, मैं इस बीच ये बोलूँगा कि एफआईज के अलावा कुछ और अकाउंट्स भी हैं जहाँ से बुक्स की सेलिंग हो रही है। ये एक्चुअली में एक सपोर्ट एरिया थे जो कि टूटने के बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको बेचना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि 24,000 उसका एक स्टॉप लॉस था, अब वो चाहकर भी अपने सौदों को नहीं रख सकता क्योंकि ऑब्लिगेशन ये कहती है कि माल बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कॉल आ जाएगी। कॉल इन द सेंस क्रेडिट कॉल रेज हो जाएगी, फिर आपके लिए पैनिक कॉल हो जाएगी, फिर आपको भागना पड़ेगा क्लाइंट्स के पीछे पैसा लेके आने के लिए। इसलिए सिस्टमेटिकली ट्रेड, जिसको हम सिस्टम ट्रेड कहते हैं, वो लेवल्स के ब्रेक होने के बाद रेज होता है। आपने सुना होगा बार बार मार्केट के अंदर कि ये लेवल टूटा तो फिर यहाँ तक आ जाएंगे, फिर और गिरावट बढ़ जाएगी। अरे भाई, वो तो और सस्ता हो रहा है, फिर भी आप उसको लेते नहीं हो। लेवल टूटने के बाद और क्यों गिर जाता है? वो इसकी वजह यही होती है कि वो आपके पास जो बुक्स ट्रेडिंग पे लगी होती हैं, जो सिस्टमेटिकली ट्रेड होता है, उसकी वजह से वो सारे के सारे सौदे कटते हैं और आप सोच लीजिए थोड़ा पैनिक ट्रेड के तौर पर भी कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है। खैर, एनी हाउ, पहले मैं आशीष सोमैया जी से बात कर लेता हूं क्योंकि ये मैटर बहुत ही क्रूशियल है, इसलिए उनसे समझना जरूरी है। उसके बाद हम सारे डेरिवेटिव्स के डाटा को धीरे धीरे करके आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। आशीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने आज सुबह सुबह हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। लेकिन सर आशीष भाई, हम ना अच्छे नोट पे बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हमने ना 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर दिया। रिटेलर्स के लिए टफ फेस चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, हेजर्स के लिए तो अच्छी बात है, बट रिटेलर्स के लिए टफ फेस चल रहा है। थोड़ा गाइड कीजिए, ये एफआई इतना ये रूठे हुए फूफा जी की तरह क्यों बैठे हैं साइड में? सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने से, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और 30 सितंबर तक अगर आप पूरा ईयर टू डेट देखेंगे ना, तो एफआईआईएस का नेट पॉजिटिव ही चल रहा था अगर कुल पूरा साल मिला के देखेंगे तो। और अक्टूबर में स्टार्ट हुआ जैसे ये समझो चाइना की कुछ बात हुई, और फिर चाइना तो साइड पे रह गया, ट्रम्प ट्रेड अगर आप देखें, क्योंकि इलेक्शन के पहले से अंदेशा आने लगा था कि भाई उनके जो पोल्स वगैरह है या जो उनका जो भी रिसर्च है, मार्केट सर्वेज हैं, उसमें पता चलने लगा था कि भाई ही वाज गेनिंग। तो उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले इलेक्शन, यूएस इलेक्शन के पहले और खासकर यूएस इलेक्शन के बाद एक तरीके से वर्ल्ड ओवर एक तरीके से बुलिशनेस, और आप बड़े बड़े लोगों के जैसे ट्विटर और सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी देखेंगे, तो आप देखेंगे, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि भाई एक तरीके से नई लहर है, बुलिशनेस है अमेरिका को लेकर के।
तो और डॉलर का अप्रिसिएशन आपको दिख रहा है, तो थोड़े समय तक इस तरीके का रहेगा कि एक तरीके अगर आप देखें ग्लोबल इक्विटी फंड्स हैं या लोगों के इक्विटी पोर्टफोलियोज में रीएलोकेशन होता हुआ। और इंडिया तो चलिए, इंडिया में तो कोई हमको लगता है कि बहुत नेगेटिव नेट फ्लो है, लेकिन हमारी 5 ट्रिलियन की मार्केट है। आप छोटा से छोटा मार्केट ले लीजिए, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, हर जगह पे नेट नेगेटिव है। तो यूएस में बुलिशनेस आने की वजह से और डॉलर के भारी अप्रिसिएशन की वजह से। और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि भाई अभी थोड़े समय पहले अगर आप देखें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यूएस में भारी रेट कट्स होंगे, लेकिन अब वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है। तो कितने रेट कट्स होंगे, फिर उसकी वजह से हमारे यहाँ पे रेट कट तो छोड़िए, अब करेंसी को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। सो कुल मिला के थोड़े समय के लिए इस तरीके का वीकनेस रहेगा, टेम्पररी है, पैनिक की कोई बात नहीं है। और देखिए करेक्शन तो पूरे साल एक तरफा मार्केट ऊपर चल रहा था, किसी न किसी बहाने से करेक्शन तो होना ही था। नहीं, वो बात आपकी पॉइंट टेकन है सर, किसी ना किसी बहाने से होना ही है। और दूसरा, हर बार अगर मिठाई खाते रहोगे तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत खट्टा वट्टा भी आना चाहिए बीच में, तभी बाजार में रहने का और खाने पीने का मज़ा भी है। आशीष भाई, एक छोटी सी बात आपसे और पता करनी है। अभी आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत दुख और रहेगा मार्केट के अंदर, ये थोड़े बहुत की कैलकुलेशन मतलब कितना, और अगर लेवल से आप बता पाएँ तो, क्योंकि हम 23,500 आ गए हैं। लेवल बताओगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप मुझे बोले तो अनदर अगर 5-7% भी गिरता है, समझिए कि आप 22 और 23 के बीच में भी अगर जाते हैं तो वाकई में अट्रैक्टिव लगने लगेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले तो FY26 का निफ्टी EPS लोग 1200 के आसपास बताते थे, अब ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाउनग्रेड्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। उसको आप चलिए 5%, 7% कुछ भी डिस्काउंट कर लीजिए, अगर 1100, 1050, 1100 इस तरीके के अगर आप EPS पकड़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई 22,000 के आसपास, 23,000, 22 के बीच में अट्रैक्टिव लगने लगेगा मार्केट। और हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो साइडलाइंस पे, जैसे हम लोग काफी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, इन्वेस्टर्स से बात करते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 3-6 महीने से काफी लोग साइडलाइंस पे थे। अब क्या है कि एक रफ्तार से जब मार्केट गिरता है तो जो साइडलाइन पे बैठा है वो भी इंतजार करता है कि भाई चलो इस रफ्तार से गिर रहा है तो शायद थोड़ा और गिरेगा। उससे थोड़ी हिचकिचाहट होती है लोगों को डिप्लॉय करने में। बट मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे थे। भारी गिरावट से घबराते हैं लोग, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1000 पॉइंट भी और गिरता है निफ्टी तो काफी अट्रैक्टिव होने लगेगा। और निफ्टी से पूरे मार्केट का हमको सिचुएशन नहीं पता चलता है। आप सब जानते हैं कि ओवरऑल मार्केट की करेक्शन निफ्टी से तो बहुत ज्यादा है। आशीष जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोग ये इंतजार भी कर रहे थे कि करेक्शन मिले तभी तो पैसे डिप्लॉय करेंगे, और आप कह रहे हैं कि 1000 पॉइंट अभी और नीचे जाने की क्षमता है। लेकिन बाजार में लोगों का ये भरोसा भी होता है कि देखिए अल्टीमेटली तो बाजार को ऊपर ही जाना है। तो जिनको अपनी पोर्टफोलियो वाली प्लानिंग करनी हो, थोड़ा सा जो लंबा सोचते हैं, कौन कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां पर खास तौर पर नजर रखें, किसी को अगर नए पैसे डालने हैं तो? अगर आप मुझे देखें ना, आम तौर पे मैंने ये देखा है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स या हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं, 2-3 चीज आप नोटिस करिए कि पिछले 3 साल में जिस तरीके से मार्केट का चलन रहा है, सबके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर, सबके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा सिक्लिकल्स, PSU, डिफेंस, आप देख लीजिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत बढ़ गया था। और ओवरऑल मार्केट कैप में लंबे अरसे में 70-72% लार्ज कैप होता है, वो इस करेक्शन के पहले लार्ज कैप का वेटेज BSE 500 में 62% हो गया था, और स्मॉल कैप का वेटेज 20% के ऊपर हो गया था। और वही चीज लोगों के पोर्टफोलियो में भी नजर आने लगती है। तो बोलने वाली बात यह है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है और कुछ लोग अगर मार्केट में एंटर करना भी चाहते हैं तो इनकी नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि भाई जिस चीज में पिछले 2-3 साल में पैसा बना था और जो सबसे ज्यादा गिरी है उसी को एवरेज करो। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी मैक्रोस चेंज होते हैं और जब भी एक भारी रोटेशन होता है मार्केट में, तो अब तक जो चल रहा था और जो ज्यादा गिरा है उसको एवरेज करने से उतनी बढ़िया एवरेजिंग नहीं होती है। आपको हर दिन मार्केट को एक नए नजरिए से दिखना चाहिए। तो लंबा आंसर दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर किसी को एंटर करना है तो आने वाले 2-3 महीने में पैसा स्टैगर करना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है तो अट्रैक्टिव होने लगेगा, और जो चीजें अब तक नहीं चली हैं उसके ऊपर ज्यादा वेटेज देना चाहिए। सो लार्ज कैप्स, बैंकिंग,
आईटी, डिजिटल, इस तरीके की जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आउट परफॉर्मेंस, ये गिरावट के पहले भी आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिखने लगा था और आने वाले समय में भी आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिखेगा, न कि उसमें जो चीजें आपकी फेवरेट हो गई है पिछले 3 साल में। दैट्स अ गुड वन एक्चुअली आशीष। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। वैसे तो हम हमारे व्यूअर्स को लगातार गिरावट के पीछे की बड़ी बड़ी वजह भी डाउनफॉल विलेंस के तौर पर लगातार बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके दो बड़े सवाल हैं जो कि लिटरली उलझन पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या सब कुछ बेचकर निकल जाए, अब ब्लैंकेट कॉल का फैसला लेना भी सही नहीं है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या सब कुछ खरीदें और पोर्टफोलियो बनाने का क्या ये सही मौका है। अब यहाँ पर भी गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है। क्या कहेंगे आप इन सिनेरियोज में? हमें सुन रहे व्यूवर्स को, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को, क्या गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का ये सही मौका है? क्योंकि एक थ्योरी की अगर बात करें, करेक्शन वर्सेस करेज, जैसे जैसे बाजार करेक्ट होता जाएगा करेज भी तो कम होता जाएगा लोगों का। नहीं देखिए, ये मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको बोल रहा हूँ, सब लोग, कई लोगों के ऑफिस में जाता हूँ, कई लोगों को मैं मिलता हूँ, फोन के स्क्रीन में, ऑफिस के सॉफ्ट बोर्ड में लोग बफेट साहब का कोट लगाते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मैं आमतौर पे लोगों को पूछता हूँ, भाई कभी सोचो अदर्स कौन है? तो अदर्स तो हम सभी हैं, करेक्ट? बफेट साहब तो है नहीं। सो यही टाइम होता है जब वाकई में एक्चुअली आपको करेज बनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चलो पूरा पैसा, जैसा आपने बोला, पूरा पैसा निकाल लो या पूरा पोर्टफोलियो नए से बनाओ, ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों का पैसा लगा रहता है मार्केट में, उसको आपको उसमें रिस्क कम करके आने वाले समय में क्या आउट परफॉर्म कर सकता है उसकी तरफ थोड़ा रीएलोकेट करके माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ चलना चाहिए। ड्रास्टिक कॉल लेने वाली तो कोई बात नहीं होगी। अभी भी मैं आपको याद दिला दूं कि भाई, जैसा आपने टेक्निकल टर्म्स में बताया 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, बात सही है, लेकिन वाईटीडी बेसिस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, अब देख लो हर बेसिस पे मार्केट का डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न है। 2024 के साल में अभी भी हम लोग एक भारी मात्रा में नेट मतलब पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, अगर आप कोई सा भी इंडेक्स ले ले, मार्केट का कोई भी हिस्सा ले ले, तो पैनिक वाली तो कोई बात है नहीं एक्चुअली इसमें। डेफिनेटली लोगों को माइनर रीएलोकेशंस करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ ड्रास्टिक भाई सब निकाल दो फिर से स्टार्ट करो, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ हुआ है। और ये जो करेक्शन भी है, ये आने वाले महीने 2 महीने की बात है। यूएस में अल्टीमेटली उनकी आर्थिक व्यवस्था में तो स्लो डाउन हो रहा है। ये एक एनिमल स्पिरिट्स, क्योंकि राइट विंग बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट मिला है उनको, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी की लहर है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भाई अब तो चलो एफआई की बिकवाली होने वाली है, ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू पे चलता है। जैसे मैंने बनाया, और 1000-1500 पॉइंट भी अगर गिर गया तो बहुत ही अट्रैक्टिव होने लगेगा मार्केट। एब्सोल्युटली आशीष, और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि इस वक्त भले ही बाजार में डाउनफॉल हम देख रहे हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अंडरटोन की अगर बात करें, पिछले 6 महीने के ही चार्ट्स निकाल लें अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो वहाँ तस्वीर कुछ अलग ही नजर आएगी। सो करेक्शन वर्सेस करेज में करेजियस होना ही ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर दैट, हैव अ नाइस डे। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जिस तरह से हमारे मार्केट एक्सपर्ट, बाजार के जाने माने दिग्गज आपको बता रहे थे, देखिए सवाल कई सारे हैं और ये उलझन भी है और ये उलझन सही भी है, लेकिन ये समय है करेजियस होकर, कॉशियस भी रहकर एक सही डिसीजन लेने का। देखिए, सब कुछ बेचकर निकल जाना ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ब्लैंकेट कॉल जो है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, तेजी में भी नहीं और मंदी में भी नहीं। लेकिन इसके ठीक सामने सब कुछ खरीदना या पोर्टफोलियो को बिल्कुल बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा रैशनल अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ से बाजार कितना गिरेगा ये नहीं पता हमें। गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग ये सही है। देखिए, आपके गोल्स क्या हैं? नियर टर्म गोल्स अगर आपके ज्यादा है, या हो सकता है कि ऑन शॉर्ट टर्म आपको पैसों की जरूरत पड़ने वाली, तो इस वक्त बाजार में सोच संभल कर ही रहना चाहिए। लेकिन लंबी अवधि तक अगर आपको पैसों की जरूरत या कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इस बाजार में स्टैगर्ड मैनर में पोर्टफोलियो बनाने का ये मौका है। सो क्लियरली इस मौके को बिल्कुल जाने और गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग के फायदे जो हैं उसे समझें। चलिए आगे बढ़ते हो, बाजार पर एक बार फिर से रुक करते हैं। कल निफ्टी में जिस तरह से गिरावट हमने देखी, बैंक निफ्टी में भी, और इनफैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स अगर देखेंगे, अक्रॉस इंडेक्सेस अगर देखेंगे, ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट का ही दौर था। डिम्पी, बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे फिसला और 16 अगस्त के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट भरा ट्रेंड देखने को मिला। क्लोजिंग के दरमियान 1000 पॉइंट्स की गिरावट। अब बैंक निफ्टी में जिस तरह से लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बैंक निफ्टी पर जिस तरह से अगर पोजीशंस बनी है, तो फिर क्या टेक होना चाहिए?
नीरव छेड़ा इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक बार ज़रा बातचीत कर लेते हैं अमान से, और उसके बाद हम फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे वापस आ जाएंगे। काफ़ी देर से वो वेट कर रहे हैं। नीरव, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। एक बार अपना ज़रा इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए आप, फिर हम वापस आपसे कुछ शेयर्स भी पता करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड मानसी जी। देखिए, निफ्टी में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट थिंग है कि आप डेरिवेटिव्स डेटा देख लो। डेरिवेटिव्स डेटा में जनरली जब भी सेलिंग आती है तो इंडिकेटर जरूर आता है कि नीचे आएगा, मगर इस बारी अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैरी कोई ऐसा खास इंडिकेटर नहीं था जो बता रहा था कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। 26,400 से मार्केट 23,800 के आसपास, 600-700 के आसपास आ गया है। अभी भी अगर देखें इंडिकेटर्स तो विक्स अभी भी 15, कल ही 15 के ऊपर गया जस्ट, पर 11 to 15 के रेंज में रहा है, विच इज क्वाइट कंफर्टेबल। PCR has been, around that one odd levels. In fact, 0.7 के नीचे भी चले गया था कल। फिर भी हम देख रहे हैं कि सेलिंग जारी है। ओपन इंटरेस्ट जिसके कारण से निफ्टी जनरली हाई, अगर ओपन इंटरेस्ट रहता है तो उसमें लिक्विडेशन आता है जिसके कारण से सेलिंग आती है। तो ओपन इंटरेस्ट भी हाई नहीं, तो ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, मगर निफ्टी नीचे आई, तो दैट इज वन थिंग। मगर अगर टेक्निकल बेसिस पे देखें तो टेक्निकल बेसिस पे बहुत सारे इंडिकेटर्स थे। फर्स्ट इंडिकेटर ऐसा था 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होना। ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है, पिछले 1-1.5 साल की जो रैली थी, वो रैली में हमेशा सपोर्ट दिया है। 50 डे मूविंग एवरेज ने हमेशा वहां तक गया है निफ्टी, और वहां से अच्छा बाउंस खाया था। तो पहली बारी है जो डिसाइसिवली ब्रेक किया है निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज। तो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर, और उसके बाद लगातार इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक करते जा रही थी। अब निफ्टी आई है 200 डे मूविंग एवरेज के पास में। 200 डे मूविंग एवरेज जनरली लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, और मेरे हिसाब से निफ्टी विल रिस्पेक्ट दिस लेवल। मे बी आज नहीं तो कल एक अच्छा रिवर्सल आपको जरूर दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है, पर वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होगा। अभी के लिए तो ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए फ्रॉम अ 2 to 3 डे परस्पेक्टिव। नीचे में 23,400 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। यहाँ से 250 पॉइंट का सपोर्ट है निफ्टी में इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, तो वो आपका सपोर्ट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो बाउंस आएगा, वो बाउंस एटलीस्ट ये जो ओवरऑल फॉल है, वो फॉल का 38.2 या 50% रिट्रेसमेंट तक जाना चाहिए, तो विच जनरली कम्स टू अराउंड 24,200 to 24,500 और लेवल्स। तो वहां तक मुझे लगता है कि एक छोटा सा बाउंस आ सकता है। आई वुड बी अ बायर इन दिस टाइम, एटलीस्ट इन द निफ्टी। ये रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में देखिए, पूरा जो लास्ट 1.5-2 महीने में फॉल आया है, वो पूरे 1.5-2 महीने का फॉल में बैंक निफ्टी अच्छा पकड़ के रखा था, कल जाके ब्रेकडाउन दिया है। अब कल जाके ब्रेकडाउन दिया है, मगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 50,400 का लेवल बचा लेता है तो वापस इसमें बाइंग आ जाएगी। मगर अगर नहीं बचा पाता है, आज वीकली क्लोजिंग है, तो आज अगर नहीं बचा पाता तो अगेन नेक्स्ट वीक से ये ड्रैग करेगा इंडेक्स को, निफ्टी को भी, और प्रोबेबली नीचे में 49,200 49,000 तक आ सकता है। सो अगेन मिक्स्ड इंडिकेटर्स। अभी के लिए आई वुड ओनली बी अ बायर इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा। वेट एंड वॉच वाला अप्रोच रहेगा। और देखिए, 5 सत्र में बाजार गिर चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो 5 सत्र में 850-900 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है। और थोड़ा कॉशियस आपको इसलिए भी रहना है क्योंकि 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, कल भी छुट्टी है, जैसा कि मानसी आपको बता भी रही थी थोड़ी देर पहले। तो वैसे भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए रणनीति होगी इंडेक्स की, निफ्टी की और निफ्टी बैंक की। लेकिन नीरव, ये बताइए कि स्टॉक्स में कहां पर मौके बन रहे हैं, क्योंकि कल हम जब बातचीत कर रहे थे ना, तो तमाम हमारे एक्सपर्ट्स थे जिनकी तरफ से बिकवाली की कॉल, यानी कि शॉर्ट के सौदे आ रहे थे। आप बताइए, आपकी नजर आज कहां पर है और आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? अभिषेक जी, वो लाजमी भी था। शॉर्ट के सौदे, कल जो सेलिंग थी
indicators were positive, but most of the stocks were under selling pressure. Almost सब 3-4% डाउन थे. So yes, कल सही था वो. पर अभी का जो सेटअप है वो देखते हुए I would like to take a chance on buy calls. और मेरे आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे दोनों बाय साइड में है. एक है डीवीज लैब. ये एक स्टॉक है जिसमें 3-4 साल का एक ब्रेकआउट आया था राउंडिंग फॉर्मेशन का, और लगातार उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है. स्टॉक अभी सपोर्ट के पास में आ रहा है. एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है ये स्टॉक का, अराउंड 5690 और लेवल्स, और 50 डे मूविंग एवरेज भी है अराउंड द सेम लेवल. सो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं. अगर नीचे खुले नीचे में भी बाइंग करें. 5650 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा. ऊपर में आई बिलीव 6000 तक इसमें अपसाइड आ सकता है, तो आपका टारगेट बनेगा. दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो बीपीसीएल है. बीपीसीएल में देखिए मेरे हिसाब से ओएमसीज में आफ्टर अ बिग ब्रेकआउट एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीपीसीएल एंड एचपीसीएल. आईओसी में ब्रेकडाउन आ चुका है. सो बीपीसीएल में अच्छा सपोर्ट है अब 303 का. लुकिंग एट क्रूड विच इज कमिंग डाउन, इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है. यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है स्टॉक में. वॉल्यूम भी थोड़े ड्राई हो चुके हैं, एक रिवर्सल का सिग्नल है. करंट लेवल से आप बीपीसीएल भी खरीद सकते हैं. आई बिलीव स्टॉप लॉस इसमें 295 का रहेगा. एक छोटा सा अपसाइड 325 तक इसमें आप देख सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में. बिल्कुल, नीरव छेड़ा की तरफ से 2 कॉल्स खरीदारी की, और बाजार के इन सेंटिमेंट्स में भी वो स्टॉक्स चुनकर वो लाए हैं जहां पर मौके ढूंढे जा सकते हैं. इनफैक्ट डिविज लैब की अगर बात करें, नतीजों के आने के बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर डिविज लेबोरेटरीज रहा. रेवेन्यू और साथ ही प्रॉफिट के फ्रंट पर अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिले थे. लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर स्पेस की लगातार हम बात करते भी हैं एज डिफेंसिव्स. ये बाजार को संभालने का काम करते हैं, और ऐसे में जो चुनिंदा काउंटर्स उस लिस्ट में डिविज लैब ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स के फ्रंट पर अगर देखें 47% का इजाफा देखने को मिला था जब नतीजे आए. साथ ही रेवेन्यू के फ्रंट पर भी हमने 22-23% की तेजी ही देखी थी. सो क्लियरली डिविज लैब 6000 तक के टारगेट 5787 के लेवल्स पर ये कल क्लोज हुआ है. यहां से और मजबूती की गुंजाइश नजर आती है. और इसके अलावा करंट सिनेरियोज में जो एनर्जी पैक का ट्रेंड नजर आ रहा है, उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल पर नजर रहेगी. और 325 तक के टारगेट्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर नजर आ सकते हैं. खरीदारी की राय 295 के स्टॉप लॉस के साथ. तो पहली कॉल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए 2 कॉल्स खरीदारी की. लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. कल बाजार बंद होने के बाद देखिए नतीजे का लास्ट लेग जरूर चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, और जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें मिक्स बैग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स अच्छे हैं जिस पर बाजार रिएक्ट भी करता है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर, कुछ नंबर्स खराब भी हैं. कल बाजार बंद होने के बाद जो सारे नतीजे आए वो नतीजों की लिस्ट लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं. गुड मॉर्निंग शरद, बताइए. गुड मॉर्निंग मानसी. अब जो है हमारा अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. 48 जो है निफ्टी के अर्निंग्स आ चुके हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन में कि ये पूरा लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं. 15 अर्निंग्स जो है अनुमान से बेहतर ही आए हैं, लेकिन जो कमज़ोर आंकड़े हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल आया है. रिजल्ट्स जो इनलाइन है या मिले जुले हैं वो देखें तो लार्जली आप कह सकते हैं 40 से 50% वीक साइड पे अर्निंग्स है. और ओवरऑल कहेंगे तो मेजॉरिटी जो है, आप अगर मिले जुले नतीजे को ले तो देखेंगे कि ये क्वार्टर में जो है बड़ा ईपीएस डाउनग्रेड्स देखने मिला है. और ऑफ कोर्स 2 और आप कह सकते हैं अर्निंग्स बाकी है, और आज ही है वो दोनों, ग्रासिम और हीरो मोटो. तो इन दोनों स्टॉक्स पे तो नज़र रखिएगा. लेकिन मैं आयशर मोटर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, और ट्रेंड चल रहा है. अब यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं. यहाँ पे रियलाइजेशंस भी कम हुई है, एबिडा में भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फेस्टिव सीजन में ज़्यादा होते हैं, तो दोनों तरफ से मार पड़ी है. तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल सकते हैं. और हमने देखा कल ऑटो स्टॉक्स में भारी बिकवाली भी देखने मिली, तो यहाँ पे शायद सेलिंग प्रेशर और देखने मिल सकता है. गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा. यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं. और मार्जिन्स की बात करें तो रॉ मटेरियल एडजस्टमेंट्स में जो है आप देखेंगे लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ आपको देखने मिला है. नैल्को लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स लाया है, और इसका कारण है कि जो एल्यूमिना प्राइसेस है उसमें एक रैली देखने मिली है. और ओवरऑल जो सेल्स वैल्यू है उस पर जो है अनुमान से बहुत बेहतर नंबर्स देखने मिले हैं. मार्जिन्स भी देखी तो 600 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया है सिक्वेंशली. और एल्यूमिना प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि डिस्ट्रप्शंस हो रही है बॉक्साइट की माइनिंग सप्लाई जिनी में, जो एक आप कह सकते हैं अफ्रीका की देश है. सन टीवी की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं. ऐड और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ में भी मार पड़ी है, और उसके कारण जो है आप देख सकते हैं थोड़ी सेलिंग प्रेशर स्टॉक में आ सकती है. मार्जिन्स में बड़ी गिरावट आई है.
शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट भी जो है आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10x से ज़्यादा हो गया है। और इंटरेस्टिंगली जो यूएस मार्केट्स की कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है। वोडाफोन आइडिया कमज़ोर नतीजे हैं। और जो नेट लॉसेज हैं इनके बारे में बात करें तो ये नेट लॉसेस बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम ये 6,400 करोड़ का लॉस था, अब ये बढ़ के 7,200 करोड़ तक भी आ चुका है। जो आरपू होता है वो लगभग 8% सिक्वेंशली बढ़ा है 166 रुपीज़ में। और अपोलो टायर्स, सारे टायर स्टॉक्स इस बार जो है दूसरे तिमाही में कमज़ोर नतीजे लाए थे। रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट आया था और इस बार भी देख सकते हैं अपोलो टायर की मार्जिन्स में जो है बड़ी मार पड़ी है 500 बेसिस पॉइंट्स का। लेकिन इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज में मैंने 2 अच्छे स्टॉक्स भी पिकअप किए हैं। यहाँ पे सरप्राइजिंगली डिसेंट टू इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सबसे पहले गार्डन रीच की बात करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 28% बढ़ा है और मार्जिन्स ऑफ प्रॉफिट में भी हेल्दी ग्रोथ देखने मिली है। और मिश्र धातु निगम की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 71% बढ़ गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स हमें देखने मिले हैं। रीच और मिश्र धातु निगम स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और इसके अलावा भी चुनिंदा अब निफ्टी के नतीजे बचे हैं। और इस वक्त भी जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें फोकस रेडार पे जो नंबर्स हैं उसमें पॉजिटिव सेट में अगर आप देखेंगे नैल्को के स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के, और साथ ही आयशर मोटर्स में हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अ मिस, क्योंकि एबिडा फ्लैट रहे और मार्जिन्स जो हैं वो भी गिरते हुए नजर आए। लेकिन अच्छी बात तो ये ना शरद कि अब नतीजों का सीजन खत्म होगा तो रिजल्ट बैक्ड रिसर्च जो है वहाँ से थोड़ी सी रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगी। काफ़ी सारी रिसर्च आप करते रहते हैं, लेकिन साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी होंगे। वैसे तो अब देखिए यहाँ पर जिस तरह बाजार का ट्रेंड है, जो नतीजों के साथ साथ खबरें आ रही है वही इम्पैक्टफुल है। इसके अलावा ज़्यादा खबरें भी इस वक्त मार्केट में नहीं है, ड्राई मार्केट हो रहा है। लेकिन शरद बताइए कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त फोकस में रहेंगी? जी बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा कि अब अर्निंग सीज़न तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग एनालिस्ट हैं, कुछ ना कुछ ट्रेंड लेके आते हैं। कुछ मैक्रो रहता है, कुछ खबरें वाले शेयर्स रहते हैं। तो ऑफ कोर्स खबरों वाले शेयर्स पे ज़्यादा हम अब फोकस करेंगे और उसको और बड़ा करेंगे 18 हाउस स्वदेश में। लेकिन 4-5 अहम खबर है जो मैंने पिकआउट की हैं। अराउंड 60-70 खबर थे छोटे छोटे, लेकिन हमने 3-4 पकड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। वरुण बेवरेजेस 7,500 करोड़ का QIP खुला है। इंडिकेटिव ऑफर प्राइस लगभग 1.5% डिस्काउंट पे, और ये इक्विटी डाइल्यूशन होगा ये 4% का होगा। अब याद रखिए एक दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट आया था कि टांजानिया और घाना में जो है लगभग 1940 करोड़ का उन्होंने वहाँ के पेप्सिको के बॉटलर का भी एक्विजिशन किया। तो ये एक्विजिशन को पूरा करने के लिए ये QIP की फंड रेज की गई है। तो जब डाइल्यूशन होता है तो स्टॉक में थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। सिप्ला की बात करें तो 8 फॉर्म फॉर 83 ऑब्जर्वेशंस आया है USFDA द्वारा उनके बेंगलुरु के API प्लांट पे, और एनालिस्ट कहते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट प्लांट नहीं है तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट शायद ना पड़े स्टॉक में। NHPC की बात करें तो 4 प्रोजेक्ट्स जो है 800 मेगावाट का जो है उन्होंने कमीशन कर दिया है। और दीपक नाइट्राइट हमारा चौथा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे कंपनी 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है अपनी पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट में, जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस भी होगा और ग्रीन फील्ड इंफ्रा कैपेक्स भी करने वाले हैं। इनके नतीजे देखे तो हालांकि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स भी आए थे, बट ओवरऑल ये जो है बड़ी अनाउंसमेंट की गई है और करंट मार्केट कंडीशन में करना तो थोड़ी सी प्रेशर जो है आपको बैलेंस शीट और यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो स्टॉक में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन आपको देखने मिलेगा। शुक्रिया शरद। तो ये तमाम खबरें और तमाम नतीजे उस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आयशर मोटर्स से। इसके नंबर आए हैं और नंबर उम्मीद से कमज़ोर आए हैं। कल हमने देखा था कि नतीजों से पहले भी शेयर ये करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है, मुनाफा करीब 8% बढ़ा है और रेवेन्यू में 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। हालांकि अगर आप टू व्हीलर बास्केट में देखेंगे तो ये पिछले महीने 1.5 महीने से बाकी टू व्हीलर कंपनीज के मुकाबले जैसे हीरो मोटो, TVS या फिर बजाज, उनसे ज़्यादा बेहतर साबित हुआ है ये। मयूरेश जी, आप बताइए क्या करें आयशर मोटर्स में? हो सकता है कि आज भी कमजोरी दिखाए, गिरावट पर लेना है या फिर अभी छोड़ दें इसको? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आई थिंक जनरली आप ऑटो कंपनियों के नतीजे देखते हैं, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, थोड़े सॉफ्ट ही रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो हाई बेस इफेक्ट है पिछले कई तिमाहियों का, दैट इज प्रोबेबली गेटिंग प्लेड आउट। दूसरा आई थिंक जो एक इन्वेंट्री पुश थ्रू हुई थी जस्ट बिफोर दी स्टार्ट ऑफ द फेस्टिव सीजन, इसका एक पार्शियल इफेक्ट डेफिनेटली देखने मिलेगा। और अगले 2 क्वार्टर्स कैसे निकलते हैं ये पूरे सेक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, ये देखना बहुत अहम होगा।
तीसरी चीज इनका जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है, जो ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो करना चाहती है, स्पेसिफिकली लैटिन अमेरिकन मार्केट्स, यहाँ से कैसे संकेत आ रहे हैं ये देखना भी अच्छा खासा लाजमी होगा। और इनका जो स्पेयर्स और एक्सेसरीज का बिजनेस है, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टॉप लाइन, दैट शुड हैव अ स्टेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फॉर द सेक्टर एज होल नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रहने की ही उम्मीद है एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ एज वेल। एक्सपेक्टेशंस है कि जो मार्जिन में एक कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला था, उसका जो एक रिट्रैक्शन होगा, यानी वो जो रिकूपमेंट होगी मार्जिन में, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। एंड फॉर डिमांड टू कम बैक टू नॉर्मलाइज लेवल्स, हम ऑब्वियसली देख रहे हैं अर्बन स्लोडाउन इज हिटिंग लॉट ऑफ एफएमसीजी कंपनी, यानी बेस लेवल से लेके आई थिंक प्रीमियम लेवल तक अक्रॉस सर्टेन पॉकेट्स एक स्टैग्नेशन दिख रहा है। वो वापस आने के लिए थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स सॉफ्ट रहने की उम्मीद है फॉर यूनिवर्स एज अ होल। मुझे लगता है आई थिंक एक रीजक रिएक्शन जो स्टॉक दिखाते हैं नतीजों के बाद, एक टाइम वाइज करेक्शन में शायद ये सारे स्टॉक्स निकल जाएंगे, कंसोलिडेशन फेज से निकल जाएंगे। मुझे लगता है आई थिंक द सेक्टर माइट बी अ मार्केट परफॉर्मर एट बेस्ट। दूसरे जो डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर्स हैं उस पर फोकस करें, जिनके पास ये डेफिनेटली आईशर होल्ड कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद में करता है। एक क्विक कमेंट आपसे ना वोडाफोन आइडिया पर भी चाहिए। नतीजे इसके फिर से कमजोर आए हैं और घाटा बढ़ गया है, 6,400 करोड़ से बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए का घाटा है। हालांकि मार्जिन इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब शेयर गिरते गिरते देखिए कहाँ 18 रुपए का भाव था और अब 7 रुपए के आसपास आ खड़ा हो गया है। वोडाफोन आइडिया में क्या करें अगर किसी को बने रहना है? ये ताज्जुब की बात है। कौन सी वो निवेशक है, किस उम्मीद में बने हुए हैं वो? I think this is a classical value trap story. अगर आप देखते हैं कि there is always hope that builds up in stocks like these, कि रिवाइवल हो गई है, अभी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। बट मुझे कई तीन अहम बातें, आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई ऑलवेज से फॉर वोडाफोन आइडिया। पहली चीज इनकी डेट लेवल्स आप देख लीजिए, आई थिंक एट ह्यूमंगस लेवल्स है। Even if there is some element of equity dilution that comes through that reduces the gross debt to a certain level, I think जो debt लेवल्स है ये कंपनी के और जो इंटरेस्ट सर्विसिंग करनी है, दैट इज सो ह्यूज कि ये बैलेंस शीट पे इंपैक्ट कई तिमाहियों तक लेते जाएंगी। दूसरा आई थिंक जो इनके स्पेक्ट्रम पे आउट्स हैं और जो लेगेसी नेटवर्क्स हैं, आज भारती जियो 5G नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइबर नेटवर्क एज वेल, एंड दे हैव डन सिग्निफिकेंट एक्सेलरेटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड दीज नेटवर्क ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। वोडाफोन की ये सारी चीजें स्टार्ट करनी है, तो आई थिंक जितने सर्कल्स में वो अभी भी आई थिंक प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट जाएंगे इन टर्म्स ऑफ having the 5G in place over the next few months and next few quarters as well, to support their SMS and RMS database. Tisra, with rate hikes, if they do take that, and if the service quality is inferior, कहीं ना कहीं I think जो एक flow हम देख रहे हैं from Vodafone Idea, जो low bidding customers anyway थे, जो दूसरे सर्कल के customers थे, जो competitors के पास जा रहे थे, I think that can be a base case scenario. Or even if the base probably stabilizes, unless the network quality improve, ये बेस आपके साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काफी कुछ चीजों से इनको झेलना है। तो मुझे लगता है आई थिंक फंडामेंटली आई थिंक देयर आर टू मेनी रीजंस वेयर थिंग्स कैन प्रोबेबली टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू हैव बैलेंस शीट रिपेयर एंड अर्निंग्स इंप्रूवमेंट एज वेल। तो आई थिंक काफी बेहतर स्टॉक्स है ब्रॉडर मार्केट्स में कंपेयर टू वोडाफोन मार्केट। ठीक है, वोडाफोन आइडिया देखिए, उम्मीदों पर सिर्फ शेयर नहीं चलते हैं, शेयर चलते हैं अपने कोर स्ट्रेंथ से, अपने बिजनेस से, और उसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। तमाम बातें हुई हैं, रिवाइवल की बात हुई है, फंड इन्फ्यूजन की बात हुई, ये बात हुई कि नहीं सरकार नहीं चाहती कि डुओपोली रहे, लेकिन वही स्थिति आप देखिए 7 रुपए के आसपास स्टॉक आके खड़ा हो गया है और कल भी ये गिरावट का शिकार हुआ है। कुछ और शेयरों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरा समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज की नज़र कहाँ पर गई है और कौन सी रिपोर्ट्स आई है जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वरुण दुबे रोज आपके लिए काम करते हैं, आज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर फोकस होगा आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए, शुरुआत तो मैं करूंगा आइशर मोटर्स के साथ, क्योंकि नतीजों के बाद यहां पे सिटी ने अपना प्राइस टारगेट काट दिया है। हालांकि अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन प्राइस टारगेट 5,500 से काट के 5,350 का ये दे रहे हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि एबिटा जो है वो इनको स्लाइटली मिस लगा है, जो मार्केटिंग स्पेंड्स है वो बड़े हैं
वॉल्यूम ग्रोथ पे कंपनी के आगे फोकस रहने वाला है, ये अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल नतीजे थोड़े बहुत मिस है। गोल्डमैन को भी यहाँ पे प्राइस टारगेट ये 5400 का दे रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत इनको लगता है कि नतीजे जो है वो हल्के रहे हैं, इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो नज़र रखेगा। अब बात करते हैं BHEL यानी कि भेल की। CLA से अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं 189 से बढ़ा के 205 का किया है। इनका कहना है कि हाल ही में जो NTPC से ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, उसके चलते आगे के ऑर्डर इनफ्लोज के जो ओवरऑल इनके एस्टिमेट्स थे उसको इनको बढ़ाना पड़ रहा है। इसके लिए अपने EPS एस्टिमेट को इन्होंने बढ़ाया है और इसके लिए ये प्राइस टारगेट में बढ़ोतरी की है, 189 से बढ़ा के 205 का किया है। हालांकि अभी भी इनका टारगेट जो है करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। अगला बात करते हैं अपोलो टायर्स की। तो UBS की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 605 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि यूरोप ऑपरेशन जो है इस कंपनी के नतीजों में वो अच्छा था, हालांकि स्टैंड अलोन नतीजे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सॉफ्टनेस देखने मिली थी और CV स्पेस जो है वो यहाँ पे स्लो डाउन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने मिला है ओवरऑल नतीजों पे। वहीं अपोलो टायर्स पे JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल ये भी दे रहे हैं और 555 का टारगेट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें लगा था कि नतीजे कमज़ोर होंगे और एज एक्सपेक्टेड नतीजे कमज़ोर है। एल्केम लैब्स पे बोफा की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मर का कॉल है। प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाया है 4560 से बढ़ा के 4640 का किया है और इनका कहना है कि ओवरऑल नतीजे जो है वो थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, थोड़े बहुत वीकनेस ही देखने मिली रेवेन्यू में, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े बहुत अनुमान से बेहतर इनको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। और आखिरी में वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है और न्यूट्रल का कॉल है। प्राइस टारगेट अभी भी इन्होंने 10 पे बरकरार रखा है। इनका कहना है कि रेवेन्यू और एबिटा जो है वो मिस है, लेकिन स्टॉक प्राइस का मूवमेंट जो है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री पे जो डेट को लेके वो देंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा, ना ही रिजल्ट्स पे। ठीक है, 7.5 का भाव है, 10 रुपए के टारगेट अभी भी हैं। JP मॉर्गन, देखिए उम्मीदें सभी को हों और वही JP मॉर्गन की भी स्थिति है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका आज ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। नीरज छेड़ा 2 मेहमान हमारे साथ है जिनकी गाइडेंस से हम समझने की कोशिश करें कि इस समय मार्केट के अंदर क्या किया जाए। मरीश भाई, पहले तो नमस्ते, शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। एक ऐसे जंक्शन पर आ गया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बॉटम यहीं बनेगा, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ज़रूर लगाई जा सकती है मार्केट के अंदर, जिनको वैल्यूएशन का रिस्क था। इस गिरावट ने और कुछ किया नहीं किया, वैल्यूएशन को अच्छे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। कल धोनी पटेल हमारी एक मेहमान थी, वो बता रही थी कि निफ्टी के 5% ऑफ द स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनका टोटल फॉल 40% तक भी हुआ है। तो सर, आप मेरे को गाइड करेंगे एक एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक्स के साथ। मेरे को शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है, ये मेरे को स्विंग ट्रेड नहीं करना, कल आज खरीदूँ कल बेचना नहीं है, मैं रखूँगा। ये रखने की डेफिनेशन भी बता देता हूँ सर, 3 से 5 साल। निपी जी, आई थिंक जैसे हम हमेशा मानते हैं मार्केट्स में, तो इंडिया में आई थिंक लीडरशिप स्टॉक्स के साथ रहे हैं, और जब ऐसे मार्केट में गिरावट आती है तो जो सेक्टोरल चर्न होता है वो शायद ब्रॉडर मार्केट्स पे प्ले आउट होता है, बट जो लीडरशिप स्टॉक्स होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी देखी जाती है। तो अगर लार्ज कैप्स आप देख रहे हैं, और वी आर ऑब्वियसली क्रिएटिंग वॉच लिस्ट, हम कॉशियस है मार्केट पे, वी हैव डाउनग्रेड द मार्केट टू अ डाउन ट्रेंड कुछ दिनों पहले ही है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक वॉच लिस्ट जरूर बना रहे हैं कि और ज्यादा गिरावट हो गई और प्राइसेस अट्रैक्टिव हो गए हैं। काफी स्टॉक्स जो लोअर बेसिस पे अगर लो बेस बनाते हैं और अर्निंग्स जैसे आप कह रहे हैं अगले 3 से 5 वर्षों में कंसिस्टेंट रह सकती है, वैसे स्टॉक्स डेफिनेटली देखने चाहिए। तो लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक्स लाइक एन L&T जो एक प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी की, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली इज गोइंग थ्रू सम एलिमेंट्स ऑफ पेन, बट कहीं ना कहीं आई थिंक द नंबर्स हैव बीन रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। तो अगर डिक्लाइंस पे स्टॉक्स लाइक एन ICICI बैंक या एक्सिस बैंक मिलते हैं, एक लो बेस बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर को भी आपको फोकस में रखना चाहिए। तीसरा, ब्रॉडर मार्केट्स में भी नॉट एवरी स्टॉक हैज प्रोबेबली अंडर डिलीवर्ड या अर्निंग्स में बहुत खराब प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है चुनिंदा एग्रोकेमिकल कंपनीज अभी भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं। मॉनसून काफी अच्छे रहे हैं, खरीफ आउटपुट शुड बी बेटर, रिजर्वायर लेवल्स अच्छे हैं, और राबी हार्वेस्ट और आउटपुट काफी बेहतर होना चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक पारादीप फॉस्फेट एज एन एग्जांपल, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को लेके, फॉस्फोरिक एसिड को लेके, नेट डेट टू एबिटा कम किए हैं, एबिटा मार्जिन्स में एक्सपेंशन दिख रहा है, इनपुट कॉस्ट कम हुई है, फार्म गेट प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं, और टेलविंड्स है अर्निंग्स को लेके। यानी ग्लोबल वॉलेटिलिटी कहीं भी जाए, बट आई थिंक जो लोकल या डोमेस्टिक टेलविंड्स है ये सेक्टर को लेके, ये बरकरार रह सकते हैं। चुनिंदा इंफ्रा कंपनीज जैसे मैं L&T की बात ही कर रहा था, कंपनीज लाइक KEC
अगर डिक्लाइंस पे एक लोअर बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, रेवेन्यू विजिबिलिटी तगड़ी है, पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा टेलविंड है, एंड आई थिंक केएससी इज गोइंग टू बी अ बिग बिग कंट्रीब्यूटर इन दिस इन ऑल एस्पेक्ट्स। और कई जगहों पे आई थिंक वो प्रेजेंट है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, सिविल से लेके मेट्रो वर्क से लेके पावर टीएनडी तक। मार्जिन स्टेबल है, ऑर्डर विजिबिलिटी है, बैलेंस शीट स्टेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक आजाद इंजीनियरिंग जैसी एक मिड कैप कंपनी है जहां पे आई थिंक एक नीश सेगमेंट इनके पास है, ऑर्डर बुक तगड़ी है, वापस जो एनर्जी सेगमेंट को ये केटर करते हैं, एविएशन को केटर करते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है डिम्पी जी टू गेन एंट्री इनटू established players like a Baker Hughes, to get entry to a player like a Honeywell Automation. काफी समय लगता है to give and provide these niche components. Margin stability है, net cash पे balance sheet आ चुकी है, and you can't ask for more in terms of execution and earning stability. तो जहाँ earning stable रहेंगे हमें लगता है काफी domestic cyclical sectors हैं, leadership stocks और चुनिंदे mid cap leadership stocks हैं जो अच्छे करते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। आपने काफ़ी सारे शेयर्स भी बता दिए, उसके विषय की रीजनिंग बताई, इसके लिए थैंक यू। आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। इस बीच एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुणाल परार। उनसे ज़रा बातचीत करके उनके भी स्टॉक्स आज के समझ लेते हैं। कुणाल भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 200 दिनों के एवरेज पे खड़े हैं सर, अच्छे ट्रेड की रिक्वायरमेंट है। पहले तो पुराने को बचाना है, फिर नए को पाना है। तो पुराने को तो बचा ही लेंगे जैसे तैसे करके, अब नए को पाने के लिए बड़ी सिलेक्टिव मनी है। तो ज़रा बताइएगा फिर नए कौन से शेयर्स लेने हैं या छोड़ना भी है? ज़रूरी नहीं है मैंने बोल दिया तो आपको बताना ही है, आप छोड़ भी सकते हो। सबसे पहले गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। ये आपने बहुत सही बात कही। कई बार स्टॉक ना देना भी एक नेसेसरी बन जाता है कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, अपनी स्ट्रेटेजीज को ऑब्जर्व करो एंड अकॉर्डिंगली आप कॉल लेके जा सकते हो। लेकिन एक कॉल है जिसके ऊपर मैं पिछले कई दिनों से फोकस कर रहा हूँ। मैं फिलहाल एक ही कॉल पे फोकस कर रहा हूँ, जाइडस लाइफ साइंस। फिलहाल स्टॉक 963 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और खरीदारी करके चलने की सलाह है। नाउ मल्टीपल रीजन है स्टॉक में रिकमेंडेशन देने की। सबसे पहला जो रीजन है, स्टॉक में एक सपोर्ट लिया हुआ है प्रीवियस बॉटम का जो 920 930 के अराउंड आ रहा है। कल के दिन में बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है। इतना ही नहीं, अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट भी काफी अच्छा है स्टॉक का। कंटिन्यूअसली स्टॉक देखने जाए तो एक हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और अभी रिसेंट का जो लो लगा है वो लो लगा है अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन के पास ही लगा है। सो यस, मल्टीपल रीजन है ये स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन देने का। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 963 के अराउंड है, 930 का आप एसएल मेंटेन करके चलिए। 3.5% का एसएल है जो ये वॉलेटिलिटी में परफेक्ट है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है उसका है 988 988 जो इसका रिसेंट का हाई है। और जैसे ही 988 ब्रेक होगा डिम्पी जी, ये स्टॉक वन वे ऊपर में 1030 तक भी जा सकता है, 1030। सो जाइडस लाइफ बाय करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, जाइडस लाइफ साइंसेज आपकी तरफ से आ गया सर, ये शेयर हमने पता कर लिया। एक जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स दिखाना। अपोलो टायर्स पे आई हुई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि शेयर, वैसे तो उन्होंने नेगेटिव बोला, उन्होंने भी बताया कि देखो जी Q2 इनका एज एक्सपेक्टेड वीक आया। वो एक कहते हैं कि कमेंट्री जो आगे प्राइस टू H2 की रहेगी, यानी कि अगले छमाही की, वो क्रिटिकल रहेगी। वो ये कहते हैं कि कंपनी का नेट डेट भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, तो नेट डेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तीनों पॉइंट उन्होंने नेगेटिव कहे, लेकिन फिर भी वो ओवरवेट है अभी और अपने टारगेट को 555 पे रखे हुए हैं। एक बार आपकी रिकमेंडेशन नीरव, आप कैसे देखते हैं अपोलो टायर्स को? एक बार जरा चेक करना। अनम्यूट कर लीजिए नीरव एक बार। ओके, सॉरी। यस, सो ये जो स्टॉक है इसने एक बहुत बढ़िया अपमूव देखा है। At this point of time, from 175 और above the 500 odd levels, एक अच्छा मूव आ चुका है। अब करंट लेवल्स पे ये जो स्टॉक है इसने एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बनाया है जिसका एक कंफर्मेशन ब्रेकडाउन दे चुका है। आई बिलीव यहाँ से थोड़ा सा और खराब हो सकता है स्टॉक। इम्पॉर्टेंटली 485 ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, आई वुड नॉट बी अ बायर एट करंट लेवल्स। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में थोड़ी सेलिंग आ सकती है।
फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ये यहाँ से अराउंड 400 से 380 के जो लेवल्स है वहां तक पॉसिबली एक बेस बना सकता है, तो वहां तक आ सकता है इन द कमिंग टाइम। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास पोजीशन है तो काट लीजिए, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आ चुका है। डाउन आ चुका है, 380 तक के नीचे जाता हुआ नजर आता है। और नीरव का ये कहना है अगर पोजीशंस तो उसे एक बार काटने की ही राय बनती हुई दिखेगी। अपोलो टायर्स इनफैक्ट नतीजे भी कमजोर ही रहे। मुनाफे के फ्रंट पर हमने देखा था करीब 40% की गिरावट हाथ लगी थी जब नतीजा आया, तो नतीजों के ठीक बाद भी हमने देखा था स्टॉक में डाउन ट्रेंड जो है वो एक एस्केलेट होता ही नजर आया था। लेकिन चलिए कुछ और प्लेयर्स हैं जिस पर नजर डालते हैं। और मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली कुछ स्पेसेस हैं जहां पर ग्लोबल इम्पैक्ट है और उसी के चलते नजर होनी चाहिए। दो सेक्टर्स हैं जिस पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी, आईटी और फार्मा। क्या ये कह सकते हैं कि यूएस ग्रोथ को लेवरेज कर रहा है आईटी, अ बून काइंड ऑफ अ सिचुएशन? क्योंकि जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स कट्स की खबरें अगर आती हुई दिखती है, ग्लोबल प्लेयर्स में आईटी सिनेरियोज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो दिखे, उसके बाद भारतीय बाजार में भी आईटी सेक्टर था जो कि आगे खड़ा था। और फार्मा के लिए जो ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग के सिनेरियोज इस वक्त बन रहे हैं, क्या कॉशन है यहाँ पर? Morning, Mansi. I think both these sectors should come out as defensive bets selectively. And you're absolutely right. I think जो corporate tax cuts की हम बात सुन रहे हैं यूएस सिनेरियो में, जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है, that will give a huge impetus. क्योंकि जो Q4 होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो Q1 होता है यूएस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे बजट्स डिसाइड होते हैं कि कितने एलोकेशन होनी चाहिए आईटी स्पेंडिंग में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। एज एन एग्जांपल, इफ टैक्स कट्स डू कम थ्रू, कहीं ना कहीं आई थिंक कॉर्पोरेट्स को एक लीवे मिल जाता है और हेडरूम मिल जाती है टू प्रोबेबली एंश्योर कि यहाँ कोई बजट कट्स ना हो, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू आईटी स्पेंडिंग या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसलिए आई थिंक जो ऑर्डर विंस आ सकती है सेकेंड हाफ में एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये काफी तगड़ी हो सकती है। दूसरा, आई थिंक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप मिड कैप आईटी कंपनीज के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़े तो लॉट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैस्टेक, इंक्लूडिंग LTI Mindtree आर ऑफ द ओपिनियन, इंक्लूडिंग सोनाटा सॉफ्टवेयर आर ऑफ द ओपिनियन की जो टेक है ये इवॉल्व होते जा रहा है टू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एंड टेक इज डिसरप्टिंग टेक। जो हमारी कंपनीज कर रही है काम विद इन दिस स्पेसेस इटसेल्फ, जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, AI हो, जेनरेटिव AI हो, जो ऑटोमेशन प्रोसेसेस ये डेवलप कर रही है, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस विल बी पुट टू यूज, व्हिच मींस दैट मार्जिन्स विल आल्सो बी रिलेटिवली स्टेबल and better as we head into the next financial year. Obviously, I think valuations or price action for the sector as a whole, Mansi, has been quite stellar. और इसलिए I think जो mean standard deviations है mid cap IT companies के लिए 4 times हो चुकी है, large cap के almost 2 times हो चुकी है average standard deviation of the last 5 years. और इसलिए valuation discomfort जरूर है for the sector as a whole. But earnings में stability जरूर maintain होगी, और इसलिए हमारा कॉल है जिनके पास है वो बिल्कुल मेंटेन करें अपनी पोजीशंस। परसिस्टेंट को फोर मैस्टिक जैसे स्टॉक्स हम हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में होल्ड करते हैं। जहां तक फार्मा का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक द बायोसिक्योरिटी एक्ट व्हिच हैज पास थ्रू इज अ ह्यूज पॉजिटिव। आई वाज जस्ट रीडिंग स्टेटमेंट्स यस्टरडे नाइट जहां ट्रम्प साहब वापस कह रहे हैं कि जो चाइना की डिपेंडेंसी है वो हम कम करना चाहते हैं, एटलीस्ट ऑन कॉमन मेडिसिन्स। बट आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर इंडियन फार्मा यूनिवर्स ने स्पेशलिटी पाइपलाइन क्रिएट की है, और इसलिए आई थिंक जो ड्रग्स ऑफ पेटेंट होते हैं, आई थिंक आर companies are into phase 2, phase 3 trials for these specialty drugs, जिसकी market size huge होती है। तो हमें लगता है I think there is sufficient opportunity for the larger players within the pharma space to capture both US, European and domestic opportunities. R&D expenditure stable हो चुका है, R&D pipeline अच्छी खासी है, और इसलिए I think numbers ठीक ठाक रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, सिप्ला, अगेन एज अ डिस्क्लेमर वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। बट एन इंटरेस्टिंग स्टॉक विद इन द मिड कैप स्पेस, सिंजीन, ये आप वॉच लिस्ट में लगे, वी हैव केप्ट इट ऑन आवर वॉच लिस्ट। हमें लगता है आई थिंक जो इनकी एक्सपर्टीज है बायोसिमिलर में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को जो केटर करते हैं, जो बैलेंस शीट की डायनामिक्स है, ये शायद अर्निंग्स में सकते। मयूरेश, दैट्स वेरी गुड टेक ऑन आईटी एंड फार्मा। सो क्लियरली यहाँ पर मौके बनते हुए भी दिख रहे हैं, और मिड कैप स्पेस में भी हों, छोटी मझोली कंपनियाँ भी हों, ये दोनों सेक्टर्स हैं जो कि वॉच आउट करने चाहिए। और लार्जर प्लेयर्स में भी मयूरेश के लिस्ट में जो सारे के सारे स्टॉक्स है, एक बार नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। और इसी के चलते देखिए हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर भी फार्मा और आईटी है, और साथ ही हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक तो नज़र आता ही है। आज सुबह नीरव ने भी डिविज लेबोरेटरी पर अपनी
राय दी और साथ ही कुणाल पराज भी जाइडस लाइफ पर अपनी राय देकर गए हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे प्री ओपन में 23,487 के लेवल्स के इर्द गिर्द करीब 70 अंकों की बिकवाली के साथ बाजार जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स भी अगर देखेंगे 77,716 के लेवल्स, प्री ओपन इस वक्त लेवल्स आप देख रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, ट्रंकेटेड वीक है, तो आज बाजार जब खुलेंगे दिन के दौरान कल जैसे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था, आज एटलीस्ट सेटल होने की कोशिश करेंगे। इस वक्त प्री ओपन रेट्स आपके स्क्रीन पर, रिजल्ट बैक्ड एक्शन आज बाजार पे देखने को मिलेगा और इस वक्त चुनिंदा प्लेयर्स, चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिस पर कॉशियसली एक अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। लेकिन चलिए 9 बज गए हैं, 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची एक बार जान लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न शेयर्स की लिस्ट लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल मानसी, सबसे पहले अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। आयशर मोटर्स की बात करें तो नतीजे दूसरे तिमाही के कमज़ोर आए हैं और जो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशंस था वो कम आए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आई थी वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बुलिश नज़रिया किया, स्पेशली फेस्टिव सीजन्स के सेल्स को लेके, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। नाल्को भी हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा, स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं और देखें तो जो ओवरऑल एल्यूमिना प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है और ये एल्यूमिना प्राइसेस जो है आप याद रखिए बॉक्साइट की जो माइनिंग होती है गिनी में, अफ्रीका में, वहाँ पे प्रेशर आ रही है, तो उसके कारण जो है उम्मीद से बेहतर नतीजे देखने मिले और 600 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल जंप आया, तो शानदार नतीजे नाल्को के देखने मिले हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे लॉसेस बढ़ गए हैं, आरपू लगभग 7% बढ़ा है, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो 7,500 करोड़ का जो है QIP खुल चुका है और यहाँ पे जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है 1.5% डिस्काउंट का है और 4% की इक्विटी डाइल्यूशन होने वाली है। जियो फाइनेंशियल, जोमेटो पे भी नज़र रखिएगा, ये एक टाइप से जो है कंपनियाँ FAO कैटेगरी में आ रही है एंट्री में 19 नवंबर से, लेकिन इन दोनों कंपनीज़ के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये निफ्टी 50 में जो है इंक्लूजन आ सकता है, तो उसके कारण अच्छे फ्लोज इन स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। अपोलो टायर्स कमज़ोर नतीजे आए हैं, मार्जिन्स में देखें तो लगभग 490 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है, तो कमज़ोर नतीजे अपोलो टायर्स से। सिप्ला के सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, 8 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आए हैं इनके बेंगलुरु के API प्लांट में, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन एनालिस्ट ने कहा है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये पुरानी API प्लांट है। दीपक नाइट्राइट नतीजे तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन एक बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो है कंपनी पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट में आने वाली है, तो थोड़ी प्रेशर जो है ऑफकोर्स बैलेंस शीट में देखने मिल सकता है और सेंटिमेंटली नेगेटिव थोड़ा सा ज़रूर है। आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे BHEL को हम लोग लेंगे। यहाँ पे CLSE की रिपोर्ट आई है, मेंटेन अंडर परफॉर्म रेट है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 189 से बढ़ा के 205 कर दिया है, तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज जो है एक्शन देखने मिल सकता है। यही हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम स्टॉक्स पर आप नजर रखिएगा। आखिर में BHEL बताया शरद ने, मतलब 325 रुपये के आसपास का भाव था, 225 रुपये के आसपास आकर शेयर खड़ा हो गया है, लेकिन सिप्ला निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा। US FDA ऑब्जर्वेशन के चलते टिप्पणियां आई हैं उनको लेकर, और पिछले 3 दिन में शेयर 1600 से गिरकर 1500 रुपये के आसपास तो आ ही चुका है। आज फिर से हो सकता है कि एक नेगेटिव शुरुआत इसमें हो। कुणाल जी जरा आप बताइए, गुड मॉर्निंग, सिप्ला में कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखें? गुड मॉर्निंग। वेल, सिप्ला की बात करें तो जिस हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी नीचे के लेवल सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक 1505 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 200 EMA के पास है। अगर स्टॉक 1500 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो लाइकली चांसेस है कि गिरावट में 1445 से लेके 1400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो मोटा मोटी जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। 1500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से 100 पॉइंट की और गिरावट यहाँ पे हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो क्लोजिंग बेसिस पे 1500 का ऐसा यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, 1500 रुपये का स्टॉप लॉस होगा सिप्ला के लिए। नेगेटिव शुरुआत के लिए शेयर तैयार है। फिलहाल प्री ओपन में 0.5% नीचे दिख रहा है, 1500 रुपये के नीचे ही खुलता हुआ दिख रहा है ये सिप्ला का शेयर। कुणाल, एक बार जरा आप ना HDFC बैंक को भी चेक कीजिए। 2 दिन के डीप कट्स 1700 रुपये के फिर से नीचे शेयर आ गया है। बाय ऑन डिप्स करना है या फिर अभी वेट करना है? वेल,
फिलहाल के लिए वेट ही करना है, क्योंकि जो रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो रेंज का ब्रेकडाउन कल के दिन में दे दिया है, और ओपनिंग गैप जो बनाई थी वो कल फिल करके स्टॉक ने उसके नीचे भी क्लोजिंग दिया है। सो फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है, कोई बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे। गिरावट में ये स्टॉक हमें लग रहा है कि 1630 1610 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर ये लेवल अप्रोच करता है स्टॉक 1610 1630, तो वहां पे विद कॉन्फिडेंस इस स्टॉक को लॉन्ग करके चला जा सकता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये भी कुछ और स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपके लिए क्या रणनीति उसमें होनी चाहिए। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर जरा मयूरेश जी आप व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा कल एबीबी फिर से नीचे आया, कमिंस के शेयर में कल गिरावट रही 4% के आसपास की। क्या ये थोड़े से पेन पॉइंट बने रहेंगे बाजार में, और जिनके पास हों क्या एक बार पोर्टफोलियो में चर्निंग करने की सोचें, इनसे निकल के कहीं सिफर स्टॉक्स की तरफ चले जाएं? अभिषेक जी, आई थिंक अभी भी बरकरार है, क्योंकि आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे हैं कि जो 11 लाख करोड़ का एक कैपिटल बजट यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के स्कीम्स में लगेंगे। और इसलिए आई थिंक जो कैपिटल गुड्स केटर करते हैं काफी सब सेगमेंट्स विद इन दिस पार्ट्स ऑफ द मार्केट, यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज आते ही रहेंगे। दूसरा, आई थिंक ये ऑर्डर फ्लोज ठीक ठाक मार्जिन के साथ आएंगे। दीज कंपनीज हैव बीन एग्जीक्यूटिंग वेल। ऑब्वियसली जैसे हम कह रहे थे कि जो एक बायस ट्रेड हुआ था कैपिटल गुड्स के साथ 1-2 तिमाहियों पहले तक, और जो वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन यानी लेट स्टेज बेसिस में ट्रेड करने लग गए थे, वैल्यूएशंस हैड नॉट बिकम सस्टेनेबल, और इसलिए आई थिंक देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। सेक्टोरल चर्न जरूर आया था, बट मुझे लगता है आई थिंक नाउ देयर इज अ फेज अलोंग विद द मार्केट, शायद ये स्टॉक्स एक टाइम करेक्शन में जाए, बट इसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है। जैसे मैं कह रहा था डीपीजी को, आई थिंक एलएनटी एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी हो सकती है फॉर द स्पेस एज अ होल, और इसलिए मेरा मानना ये है कि आई थिंक पोस्ट Q3 स्टेबिलिटी नंबर्स आनी चाहिए। दे आर मेकिंग अ टाइम वाइज एफर्ट इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन, और जैसे कंसोलिडेशन फेज से बाहर आएंगे और अर्निंग्स में एक प्रभाव दिखेगा फ्रॉम द सेकंड हाफ एंड स्पेसिफिकली इनटू द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये सेक्टर वापस फोकस में आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स सेक्टर के काफी ठीक ठाक अच्छे। ठीक है, 4-5 मिनट रह गए मार्केट्स के ओपन होने में इस समय, और ज़रा चेक कर लेते हैं कि आज के लेवल्स कहाँ कहाँ पे फ्रीज़ हुए हैं। पहले मैं ज़रा निफ्टी पे आता हूँ, तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, 16 ही पॉइंट की है। हालांकि हम इस जगह पर आ चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं सारे, यहाँ पे हर 50 पॉइंट की अपनी बड़ी कीमत है, हर 100 पॉइंट की बड़ी कीमत है। हर 100 पॉइंट आते ही निफ्टी के अंदर आपको ये फील होगा कि शायद 200 दिनों के एवरेज पे मार्केट एक पुल बैक दिखा दे, और हर 100 पॉइंट की गिरावट के बाद ये और डर होगा कि अगर 200 दिनों नहीं बच रहा तो फिर मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आ सकती है, इसका था पाना भी बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो आपके मन में चल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम 200 दिनों की एवरेज तो टेस्ट कर लेंगे ना। आ गई कल वो भी आ गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, है ना। तो ये थोड़ा सा रहता है मार्केट के अंदर पॉइंट के, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है यहाँ पे, हर 100 पॉइंट की वैल्यू वापस से बढ़ेगी। इंडिया विक्स तो आप खुलने के बाद इसको चेक करना, क्योंकि 15 साढ़े 15 के आसपास से बंद है। ये बढ़ना और नहीं चाहिए, मार्केट में फियर नहीं आना चाहिए वापस से। बिना फियर के मार्केट्स को आप कवर कर लेंगे, लेकिन फियर इन द मार्केट आएगा तो फिर उसको कवर करना भारी होगा। गुड न्यूज़ चाहिए उसके लिए, फिर कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। ज़बरदस्ती नहीं भी आई तो फिर आप ऐसे ही झेलते रहोगे। तीसरा पॉइंट, बड़े शेयरों में क्या हो रहा है आज भी अगर आप देखोगे तो HDFC करीब 8 रुपये नीचे खुलेगा, तो रिलायंस 1 रुपया ऊपर खुलेगा। तो ये बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन चाहिए। दूसरा, अर्निंग्स भी अब कुछ खास बचा नहीं है। 3-4 दिन पहले तक करीब 50 में से 40 कंपनीज़ के नंबर आ चुके थे। आई होप कि अब तक 43-45 कंपनीज़ के नंबर आगे होंगे। जो इक्का दुक्का रह गई हैं तो कल तक कंप्लीट हो जाएंगी 15 नवंबर तक। तो अर्निंग्स से अब आप बहुत उम्मीद ना करना, क्योंकि सबके नंबर्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अब आप वैल्यू हंटिंग के तौर पर चेक करो कौन सी चीज़ कहाँ पर किस जगह पर पड़ी हुई है और उसको कितना कितना लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये में से 25 रुपये लगाना इस समय ज़रूर चाहिए। यही बात मैंने मयूरेश सर से भी पूछी, उन्होंने आपको कुछ बैंक्स के नाम बताए, ICICI एक्सेस वगैरह उनकी लिस्ट में जा रहा है। उन्होंने फिर KEC इंटरनेशनल भी बताया एक शेयर के तौर पर, है ना। हमने कई एनालिस्ट से पता किया, हमने कल कुणाल परार से भी पता किया था, और इसके अलावा कई और मेहमानों से भी हम रेगुलरली आपके लिए पता कर करके बता रहे हैं कि एकोमोलेशन कहाँ पे करना है, किस जगह पर आके एकोमोलेट करना चाहिए। जैसे ICICI, इन्फोसिस, SBI, इंडियन होटल्स के बारे में भी
चर्चा हुई है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि एक्यूमुलेशन के तौर पर आपको ध्यान देने चाहिए। एक हमने राहुल शर्मा से बातचीत की थी जेएम फाइनेंशियल वाले, वो कह रहे हैं कि LTI माइंडट्री भी एक्यूमुलेशन जोन में डाला जा सकता है, उनको ये शेयर काफ़ी ठीक लग रहा है। तो जितने भी शेयर्स हैं एक्यूमुलेशन वाले, आप सब एक्यूमुलेट करते रहो धीरे धीरे, बिना ज़्यादा वॉल्यूम को बढ़ाए। कम वॉल्यूम होगा तो हर चीज़ मैनेज होगी, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो कुछ मैनेज नहीं होगा, आपसे आए हुए पैसे भी चले जाएंगे। खैर एनी हाउ, अब हम जरा लेवल चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स आज बढ़कर गैप के साथ खुल रहे हैं और कौन से गैप डाउन। मैं जल्दी से बोलता रहता हूँ, स्क्रीन पर दिखाते जाना आप। आज आइशर मोटर के पोस्ट नंबर्स करीब 2.5% तक का गैप मिलेगा। इंडसन बैंक हरे निशान में, M&M हरे निशान में, हिंडाल्को हरे निशान में खुलेगा। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो हरे निशान में खुल रहे हैं, इंडसन बैंक, M&M, हिंडाल्को और आइशर मोटर। अब जो वीक काउंटर्स हैं, टाइटन है 1 से 1.5%, ये एक नेगेटिव फ्लोज में अभी भी चल रहा है। पावर ग्रिड के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। टेक महिंद्रा आधे % से ज़्यादा टूट के खुलेगा और सिप्ला भी खुलेगा। मैं जब निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स चेक कर रहा हूँ तो जो गिरावट वाले शेयर्स जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, उनमें से मेरे को सिर्फ एक टाइटन को छोड़ने के अलावा और कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो 1% से ज़्यादा गैप डाउन कर रहा हो। तो ये अच्छा साइन है कम से कम कि आपको टॉप 50 काउंटर्स में से कोई बड़ा एक्सीडेंट शुरुआत में ही नहीं दिख रहा। ठीक, सिर्फ एक टाइटन छोड़ दिया जो 1-1.5% है नीचे। फिर मैंने चेक किया 200 दिनों के शेयर्स के अंदर, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अडानी पावर के अंदर भी आज अच्छी बढ़त दिखेगी आपको शुरुआत में, करीब 2 से 2.5%। ध्यान रखा जाए वो सारे शेयर्स भी नोटिस कीजिएगा जो आज F&O के अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि सीरीज़ के एंड से ऐड हो जाएंगे, 29 से उनका एडिशन हो जाएगा। उन सभी शेयर में से एक अडानी पावर का शेयर भी है। पेटीएम 1.5% ऊपर आ रहा है, नायका भी 1.5% ऊपर है। आज जो शेयर थोड़े इस कैटेगरी में ख़राब खुल रहा है वो अपोलो टायर्स है। ऑल्दो रिपोर्ट 555 किया बट नंबर्स ख़राब हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, वो गैप डाउन कर रहा है 1 से 1.5%। MRPL भी करीब 2% गैप डाउन है। बाज़ार के खुलने की कीजिए तैयारी। और शुरुआत में अगर आप मेरे से पूछेंगे आप क्या करोगे अगर आप हमारी जगह होते, तो मैं पहले इंडिया विक्स को चेक करूंगा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर इंडिया विक्स मेरा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा तो मैं सौदे प्लस करना शुरू करूंगा, 1-1, 2-2 लॉट, और इस उम्मीद के साथ कि मेरे 200 दिनों की एवरेज बरकरार रहेगी। छोटा मोटा नीचे आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ हर पॉइंट पे नहीं आती। पहला टिक आ गया हरे निशान का निफ्टी पर, 35 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर। अब आप स्क्रीन पर अपने देखिए, और बैंक निफ्टी के अंदर सीधा 250 पॉइंट का एक ज़ोरदार बढ़िया सा एक मोमेंटो आपको देखने को मिल रहा है। इट्स ए गुड साइन, अच्छा बेस है, मार्केट ने तैयारी की है। 200 दिनों की एवरेज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से ज़रा ना डैमेज हो, कम से कम एक राउंड का पुल बैक ज़रूर आना चाहिए। ये पुल बैक भले ही बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट हाँ थोड़ा मोटा पुल बैक आपको काफ़ी हद तक आपको रिलीफ पहुँचा सकता है। तो अभी करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी दिख रहा है। इंडिया विक्स अभी जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी यहाँ सेटल नहीं हुआ, अभी शुरुआती टिक में कभी गंभीर दिखता है, 6.5% नीचे है, सीधा 15 के नीचे आ गया इंडिया विक्स। इसलिए मेरी पहली नज़र इंडिया विक्स पे जा रही है। आपको भी चलो दिखा देता हूँ, देखो 6.5% इंडिया विक्स नीचे है। कल 7% इंडिया विक्स बढ़ा था, आज शुरुआत में करीब 6%, अब घट गए, अब वापस नॉर्मल हो गया, अब 1.5% हो गया। तो जैसे ये 15 के नीचे आएगा वापस फिर से ठीक हो जाएगा मार्केट। लेकिन अगर ये 15 के ऊपर रहेगा, बाजार की जो पुल बैक है वो आपको फेल होता हुआ नज़र आ सकता है। ये पुल बैक अभी 60 पॉइंट का था, 30 पॉइंट का हो गया। इंडिया विक्स जैसे जैसे अपनी गिरावट को कम करेगा बाजार को भी नीचे लेके आएगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इस तरह के यूफोरिया वाले मार्केट्स में ज़रूर चेक करना चाहिए, खूब पढ़ के इसके बारे में आना चाहिए। आप फिर भी 180 पॉइंट की बैंक निफ्टी इंडिकेट कर रही है कि कल भी इसने अपने 200 दिनों से अच्छी रिकवरी दिखाई थी और आज इस रिकवरी के सेशन में 200 पॉइंट जोड़े हैं। HDFC करीब 8 रुपये ऊपर अब चल रहा है, इससे पहले तक इसमें लाल निशान था। रिलायंस, HDFC, L&T, TCS, इन्फोसिस, HUL, इन सब का योगदान बहुत ज़रूरी है। इन सब की अपनी वेटेज 40% से ज़्यादा इंडाइसिस पे, यानी कि निफ्टी पे, और इन सब के अंदर हरा निशान बना या फिर तेज़ी बनी, आज कुछ पुल बैक बना तो पुल बैक आपके काम आ सकता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो 1500 शेयरों की है। ध्यान रखा जाए पुल बैक को पुल बैक की दृष्टि से नज़र से देखना, पुल बैक को तेज़ी की नज़र से ना देखना। तेज़ी अलग चीज़ होती है, पुल बैक अलग चीज़ होती है। पुल बैक कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी उसकी हवा निकल सकती है।
ये कुछ वैसा ही टायर है कि जिसके अंदर आपने हवा तो भर दी लेकिन कभी वापस से पंचर हो जाएगा। आप पूरे ट्रस्ट पे जर्नी नहीं कर सकते, इसलिए जर्नी करने के लिए नया टायर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग की रिक्वायरमेंट है। पुल बैक से बहुत देर तक काम नहीं चलाओगे तो पंचर लगा हुआ टायर होता है, इसकी ज़्यादा लिमिट नहीं है, ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये, इसलिए थोड़ा देख के चलिएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अभी भी 1500 वर्सेस 600 चल रही है, तो ये अच्छी है, इसमें मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। इंडिया विक्स हरे निशान में आ गया है और इसने 1% की बढ़त दिखाई है। जैसे इंडिया विक्स हरे निशान में आया, बाजार को करंट लगना फिर से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंडिया विक्स का नीचे यानी कि फेयर का नीचे होना जरूरी है। आपके पास पैसा नहीं है क्या? खूब पैसा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? है। क्या आपका ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं चल रहा? चल रहा है। क्या आपको एवरेज नहीं करनी है? क्यों नहीं कर रहे फिर? क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि आपके पास हाथ में आई हुई चीज़ पैसा आपसे लग नहीं रहा? मन में डर है, पता नहीं मेरा पैसा लगा हुआ कहीं फंस ना जाए। ये डर कहाँ से पता लगा? इंडिया विक्स से पता लगा। विक्स नीचे गिराओ, बाज़ार को चलाओ। मैं फिर से यही बात बोलूँगा, लास्ट टाइम भी हमने आपको ये विक्स के ज़रिए कैलकुलेशंस करके बताई थी। खैर एनी हाउ, अब थोड़ा स्टॉक्स में आ जाता हूँ वापस से और ज़रा चेक करना कि इस समय स्टॉक्स में क्या हो रहा है। पहले टॉप निफ्टी काउंटर्स जल्दी दिखाइएगा, फिर हम हीट मैप पे आ जाएंगे। आइशर मोटर को दिखाइए, 6% हो चुका है इसकी बढ़त। HCL टेक, हिंडाल्को, सन फार्मा जैसे शेयर्स करीब आधा % ऊपर हैं। एशियन पेंट्स में भी बढ़त अब आधे % तक की है। आइशर मोटर आज काफ़ी बढ़िया प्ले कर रहा है, 6.5% ऊपर। पावर ग्रिड के अंदर 1.5% का नुकसान। BPCL, NTPC, ब्रिटानिया ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की गिरावट है। अच्छी चीज़ मेरे को क्या दिखी कि निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स में से सिर्फ 3 काउंटर ऐसे हैं जिन पर 1.5% तक की गिरावट है, ज़्यादा नहीं है। 36 से 37 पॉइंट की बढ़त, एडवांस डिक्लाइन की रेशो, इंडिया विक्स अब ऑलमोस्ट फ्लैट। ये सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक अपनी स्क्रीन पर एक होम स्क्रीन बना के रखो और उसमें सब कुछ छाप के रखो और बार बार अपनी नज़र डालो उस पर। जैसे अगर आप ज़्यादा बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर आपके रूम में या आपके वार्ड में 4 बार विजिट करता है, 3 बार विजिट करता है। अगर आप बीमार कम होते हैं तो डॉक्टर एक ही बार विजिट करके आपके कैबिन से निकल जाता है कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सिस्टर को बताता है ये दवाइयाँ दे देना। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो इन सारे इंडिकेटर्स को बार बार हर 2-2 घंटे पे जाके चेक करो कि क्या हो रहा है इनमें। और अगर ज़्यादा बीमार नहीं हो तो एक बार भी देख लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही आप समझ के चलो इस सब मार्केट्स को। हीट मैप लेके आना शुरू कीजिए स्क्रीन पर, जल्दी हीट मैप देख लेते हैं, फिर मेरे दोनों सहयोगी हम मार्केट के मेहमानों से कनेक्ट करेंगे और आपके सामने आज की ओपनिंग के ट्रेड रखेंगे। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऊपर आइशर मोटर सबसे ज़्यादा बढ़त के साथ अब 7% हो चुकी है। हिंडाल्को, कोल इंडिया, HCL टेक, सन फार्मा, ये देख के मेरे को अच्छा लग रहा है कि IT के अलावा दूसरे सेक्टर्स भी जिंदा हैं अभी, जिनमें थोड़ा दम है। निफ्टी बैंक के आज मेजॉरिटी शेयर्स धीरे करके आज ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। 150 पॉइंट नेट में इन सब का योगदान बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। निफ्टी का IT इंडेक्स TCS ऊपर, इन्फोसिस ऊपर है, 2 शेयर्स तो ऊपर हो गए। ठीक, इसके अलावा HCL टेक परसिस्टेंट में आज करीब 2 से 1.5% तक की बढ़त है। FMCG में वरुण बेवरेजेस, इमामी और मैरिको हमने कल परसों भी दिखाया था कि ये शेयर बहुत ज़्यादा गिरे हुए नहीं। अगर आप चेक करना चाहो तो इनका टेक्निकल्स भी चेक कर लेना। मेटल्स में आज जो बाइंग आ रही है ये गुड साइन है, अच्छा साइन है, और ये 200 दिनों के एवरेज पर आ रही है तो और अच्छा साइन है कि बचाने के लिए कोई तो आ रहा है। मेटल्स की शुरुआत तो हुई है, कुछ बाइंग के सिग्नल तो दिख रहे हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। इनको भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रस्ट में सबकी मेहनत बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। ऑटो इंडाइसिस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आइशर सबसे ऊपर दिखेगा और आपको इसकी वजह से ऑटो इंडेक्स भी बढ़कर नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मिड कैप स्मॉल कैप के हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा और मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर्स रख रहे हैं। पिछले कल की भारी गिरावट के बाद इस वक्त जो शुरुआती तेजी है अच्छी तो नजर आ रही है, लेकिन अगेन कॉशन बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिएगा क्योंकि बाजार लगातार एक कल्चर, एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है कि शुरुआत अच्छी होने के बाद भी महज 15-20 मिनट में एक डाउनफॉल भी आता है। थोड़ा सा बाजार को सेटल होने दीजिए। बाजार में सेंटिमेंट इस वक्त आज के सत्र में कैसा नजर आ रहा है उससे समझेंगे और उसके ठीक
बाद आप कोई पोजीशंस लें। इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए, जहां हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। मिड कैप में करीब 85 से 100 पॉइंट्स की मजबूती इस वक्त देखे, करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स खुलता हुआ, स्मॉल कैप में भी 200 अंकों की मजबूती के साथ। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे स्टॉक्स आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिल जाएंगे जहां पर नजर होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, कल देखिए रियलिटी, मेटल, पीएसयू की तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा था। आज सेक्टर स्पेसिफिक हर सेक्टर, हर पॉकेट में हम मजबूती के साथ शुरुआत देखें। रियल एस्टेट सबसे आगे खड़ा है, अच्छी खासी मजबूती के बीच। यहाँ पर आप देखेंगे मेटल स्पेस में भी अच्छा एक्शन है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, आज सुबह हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने लेबोरेटरी स्पेस और फार्मा स्पेस से जुड़े 2 कॉल्स दिए थे। डिविज लेबोरेटरीज का स्टॉक एक बार पुल अप करेंगे, अच्छी मजबूती के साथ खुलता हुआ। नीरव की राय थी डिविज लेबोरेटरीज पर खरीदारी की, कुणाल बरार की राय थी जाइडस लाइफ पर खरीदारी की, वहां पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी और फार्मा पर मयूरेश जोशी से भी हमने डिस्कशन किया था, आईटी स्पेस और फार्मा स्पेस पर उन्होंने भी अपना बुलिश लॉन्ग टर्म आउटलुक हमारे सामने रखा था। इस वक्त अगर आप मिड कैप आईटी प्लेयर्स देखेंगे, परसिस्टेंट सिस्टम देख लीजिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ, और लार्जर प्लेयर्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्शन और कंट्रीब्यूशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स उनके रेडार पर है। नरेश, गुड मॉर्निंग, बताइए बाजार की शुरुआत पर आपका टेक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड आपके क्या होंगे? सो ओवरऑल जो अभी हम अगर देखें प्राइस एक्शन, तो मिड ऑफ द डे से अगर सेलिंग शुरू होता है तो वो परेशानी है। ओवरऑल ओपनिंग ओके है। स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छा लगता है वो है पीएफसी, जिसमें पोस्ट रिजल्ट रिएक्शन एक प्राइस मूव आया था, अब फिर से वही भाव पर है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। 450 स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 480 to 500 हो सकता है। ओके, पीएफसी 500 के स्तर ऊपर के लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। यहाँ से नरेश की तरफ से कॉल। और नरेश, इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम देख रहे हैं आईटी स्पेस, रियल एस्टेट जो कि ड्रैगर था, आज वहाँ पर मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। ओवरऑल आउटलुक आप भी क्या कॉशियस ही एडवाइस देंगे? फिलहाल बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद कोई टेक लें? अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड हो सकता है, जहां पे जैसे डीएलएफ है, इलेक्शन डे पर वो 740 का भाव था, अभी 750-760 है, तो यहाँ पे 740 के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक के लिए ट्रेड हो सकता है। राय एक बार नरेश की तरफ से। कुणाल, आपका दिया स्टॉक जाइडस लाइफ शुरुआती मजबूती देख रहा है, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो एक स्टॉक है जो अभी ध्यान में आया है। वैसे तो मार्केट में स्टार्टिंग में इतनी वॉलेटिलिटी दिखने को मिल चुकी है कि एक टाइम पे जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम था वो डे के लो पे आ चुका था, अभी कहीं ना कहीं गेनिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इससे जियो फाइनेंस, जो अभी 310 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी जियो फाइनेंस में। फिलहाल 310 के अराउंड ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, हम खरीदारी करके चलेंगे। एसएल के तौर पे हम कल का जो लो लगा है 298 का, वो हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 4% के अराउंड का एसएल है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी में इतना एसएल मेंटेन करना जरूरी है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 319 है। 319 जो उसका एचटी का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड वो जैसे ही क्रॉस होता है वन वे काउंटर हमें 335 तक का भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जियो फाइनेंस यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड्स में हमें नजर रख के चलनी चाहिए। और डिम्पी जी ने कुछ दिन पहले एसआईपी यानी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक पूछे थे, उसमें मेरा टाटा टेक्नो था, उसमें मैं आज ये जियो फाइनेंस भी ऐड करूंगा। ओके, सो एसआईपी लॉन्ग टर्म ट्रेड की लिस्ट में कुणाल की तरफ से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी एडिशन होती हुई मजबूती 335 तक के लक्ष्य यहां से शॉर्ट टर्म पे नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर ब्रोकरेजेस की माने तो 400 तक जाने का दमखम भी इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस की अगर बात करें, मिड कैप में जो तमाम प्लेयर्स हैं जहां अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को पुल अप करेंगे, लगातार वन साइड अप मूव नजर आता है, करीब 2-2.5% की तेजी। इनफैक्ट बाजार की वॉलेटिलिटी में एक सत्र में हमने गिरावट भी देखी, लेकिन इस वक्त मयूरेश अगर देखें प्लेटफॉर्म स्टॉक्स कैटेगरी में बीएसई लिमिटेड जो है, सीडीएसएल, एमसीएक्स, इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ दीज, नतीजों के ठीक बाद भी हमने देखा और ऑल ओवर एक्शन जो है वन साइड अप मूव का नजर आता है।
मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल मार्केट प्लेयर्स में जो एक टेलविंड है आई थिंक ये बरकरार रहेगी। आई थिंक सिप्स आर कंटिन्यूइंग, वी आर एडिंग डीमैट कस्टमर्स एवरी पासिंग मंथ, एवरी पासिंग क्वार्टर, और इसलिए आई थिंक जो अक्रीशन हो रहा है स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शनल बिजनेस के लिए ये बहुत अहम होगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, वन कॉन्ट्रैक्ट वन एक्सचेंज, इसके मायने कैसे आते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के ऊपर। काफी ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि इस पे 15 से 20% हिट जरूर आ सकती है। तो ये देखना लाजमी होगा कि ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम्स कैसे आते हैं। एन्युटी बेस्ड रेवेन्यूज माइट जस्ट कम ऑफ अ टैड बिट, क्योंकि जितने एक फ्लोज हमने देखे थे, आईपीओज हो, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज हो, वो थोड़ी कम हो सकती है कंपेयर टू द लास्ट 2 years। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अंडरपिनिंग फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फॉर इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये सारे कैपिटल मार्केट प्लेयर से दर्शाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, काफी कुछ कॉस्ट एफिशिएंसीज बिल्टअप होने लग गई है इनके मॉडल्स के अंदर, और इसलिए आई थिंक मार्जिन एफिशिएंसीज और इंप्रूवमेंट्स भी देखी जा सकती है। तो या देयर आर सफिशिएंट टेलविंड्स फॉर ऑल दीज कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पॉजिटिव टेलविंड्स कैपिटल मार्केट प्लेस, इनफैक्ट ये सारे के सारे स्टॉक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। और इस वक्त बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे साथ शरद जब जुड़े थे, उन्होंने नतीजों के दम पर कहाँ एक्शन नज़र आ सकता है इस पर एक टेक दिया था, और साथ ही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और मिधानी दोनों के स्टॉक्स पर स्पेशल यहाँ पर अगर देखें स्ट्रेस देकर बताया था कि अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गार्डन रीच के स्टॉक में देखें करीब 2-2.5% की मजबूती, और साथ ही मिधानी के स्टॉक पर भी एक नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी नतीजे अच्छे आए थे। नतीजों का एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है कि नहीं ये देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ नतीजों के लिहाज से नैल्को के भी मजबूत नतीजे देखने को मिले थे और शिल्पा मेडिकेयर के भी। सो क्लियरली हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पॉकेट्स, काफ़ी सारे स्पेसेस हैं जहाँ पर ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट में कॉशियस नजरिया अब भी अपनाकर चलना है, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें पॉजिटिव स्टार्ट जरूर देखने को मिल रहा है। पंकज पांडे हमारे साथ, हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। पॉजिटिव स्टार्ट टू द मार्केट, क्या राय होगी, किस तरह से देख रहे हैं इस मार्केट की शुरुआत को आप, और ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से? जी शुक्रिया, थैंक यू। ओवरऑल अगर हम मार्केट की अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेशन थी इस क्वार्टर की म्यूटेड थी, बिकॉज आपके जो सीमेंट प्राइसेस थे 1 year लो पे थे, स्टील प्राइसेस आपके 3 साल लो पे हैं, प्लस जो आपके GRMs हैं जो स्पेशली इम्पैक्ट करते हैं ऑयल मार्केटिंग रिफाइनिंग कंपनीज को, वो काफी डिक्लाइन थे। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन थी क्वार्टर की वो म्यूटेड थी, एंड अब तक के जो 47 कंपनीज के नतीजे आए हैं उसमें अगेन टॉप लाइन ग्रोथ करीब 6% एंड बॉटम लाइन ग्रोथ 3% है। अगर आप ये कमोडिटी हैवी कंपनीज को अगर आप निकाल देते हैं तो ओवरऑल अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो करीब 10% का ग्रोथ निकल के आता है, जिसमें मैं रिलायंस को भी एक्सक्लूड करना चाहूंगा। तो अर्निंग्स बहुत खराब नहीं है। आई थिंक सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि यूएस मार्केट से कोई जो लिक्विडिटी फ्लो का जो एक एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज ट्रम्प के जीतने के बाद में एक बिल्कुल कयास लगाया जा रहा है कि आपके जो कॉर्पोरेट टैक्स कट है वो होने वाले हैं वहां पे, एंड उसकी वजह से यूएस मार्केट रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आपको बाहर से कोई फ्लो का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, एंड वो आप डॉलर वगैरह में देख सकते हैं, डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, रुपी वीकन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इनफ्लो से हेल्प नहीं मिलने वाली, और जो आपके क्वार्टरली नंबर्स थे म्यूटेड ही थे। एंड दूसरा चीज ये है कि ओवरऑल अब तक सरकार की तरफ से केपेक्स भी थोड़ा सॉफ्ट रहा है। सो आई थिंक अगर अगले पोस्ट इलेक्शन थोड़ी बहुत ऑर्डरिंग टेंडरिंग वगैरह पिकअप होती है तो मेरे हिसाब से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सकती है, बट टिल दैट टाइम आई थिंक ओवरऑल क्योंकि मार्केट ने एक क्रूशियल लेवल ब्रीच किया है तो मेरे हिसाब से 23,200 सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, एंड जब तक 24,500 नहीं निकलता है तब तक मेरे हिसाब से बुलिश बायस नहीं मान के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट पर पंकज जी की राय। लेकिन बाजार की बात करें तो हल्के से गेंस पर निफ्टी है, 20 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो 235 अंकों की बढ़त है। और आज अच्छी चीज़ ये है कि बहुत कोई बड़े गेंस नहीं है, जो बड़े वाले शेयर हैं चाहे HDFC बैंक हो या फिर SBI या फिर ICICI, लेकिन आज सभी 12 के 12 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है। रिलायंस या फिर HDFC बैंक ये आधे परसेंट के गेंस पर कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम IT में कुछ और शेयर देखें तो HCL टेक में थोड़ी तेज़ी है, और विप्रो हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं, रेलिगेयर सिक्योरिटी से अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या खोजा आपने बाजार में अभी?
शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक देखिए, यहाँ पे कल के सेशन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफी क्रिटिकल सपोर्ट्स टेस्ट हुए, लॉन्ग टर्म एवरेजेस, ना ही केवल निफ्टी में बल्कि बैंकिंग इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इन सभी में आपने कल 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट होते हुए देखा। तो एक करीब 11% का डिक्लाइन इंडेक्स में हमने रिकॉर्ड हाई से देखा है। थोड़ा बहुत पॉज कंसोलिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है। रिवर्सल कहना थोड़ा जल्दी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट 5 महीने पहले हमने जब टेस्ट किया था तब तक मार्केट का टोन कुछ अलग था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी हमको। तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे आप कॉशियस नजरिया लेके चलना चाहिए। तो बाय और शॉर्ट दोनों ही साइड पे आप पोजीशन मेंटेन करिए, कंसिडरिंग कि आईटी एज अ सेक्टर यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और आईटी मेजर खासतौर से जहाँ पे कि आपको ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। एचसीएल टेक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई पे है। इन्फोसिस में एक अच्छे रिकवरी के बाद पिछले 3 दिनों से एक पॉज है, तो यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। तो 1825 के स्टॉप लॉस के साथ 1970 तक के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है। वहीं पे एबीबी में जो एक सेलिंग प्रेशर है कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकडाउन के बाद का, वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी स्टॉक ऑलरेडी करीब 6700 के पास आ चुका है। एंटिसिपेशन है कि आपको 6500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 6850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, इन्फोसिस को आपको खरीदना है। अजीत, आपने शॉर्ट की कौन सी शेयर बोला? एबीबी। एबीबी इंडिया। कल भी ये शॉर्ट, कल आपने इस पर शॉर्ट दिया था क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, कल भी शॉर्ट दिया था और अभी भी मेरा बायस, नेगेटिव बायस पे कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ ठीक है, एबीबी में अभी कमजोरी यहां से और बढ़ेगी और कैपिटल गुड्स वाले शेयरों के साथ ये दिक्कत है। लेकिन कुछ और शेयर जहां पर आज तेजी हो रही है, उसमें से वो शेयर मैं जरा सामने लेकर आऊंगा जो एफएनओ का पार्ट बनने जा रहे हैं। जोमेटो आज ऊपर है। आप पेटीएम के शेयर को देखिए, पेटीएम में आज तेजी दिख रही है। जियो फाइनेंशियल ये भी करीब 3-4% के आसपास की मजबूती के साथ 312 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए जो छोटे निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं। अब चूंकि ये सारे के सारे शेयर एफएनओ का हिस्सा हो जाएंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी होती है, थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। कैसे अप्रोच करें? आई थिंक देखिए, मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे कि सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो डोमेस्टिक में जो आपके 2-3 सेक्टर हैं वो काफी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अट्रैक्टिव हैं। एक तो जिनमें बैंक आ जाता है, दूसरा आपके जो आ जाते हैं वो सीमेंट आ जाता है, एंड स्टील अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर कल को सरकार कुछ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेके आती है तो वो एक हेल्प करेगा। अदरवाइज जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में 2 सेगमेंट को फायदा होना चाहिए। आई थिंक जो आईटी कंपनीज ने टिपिकली बोला था कि पोस्ट इलेक्शन यूएस इलेक्शन ही वो कुछ गाइडेंस दे पाएंगे वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की, तो आई थिंक वो एक प्रॉस्पेक्ट काफी बेटर हो जाता है, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा तो ओवरऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वहां पे यूएस में बढ़ सकती है, तो आईटी के लिए एक बेटर रहेगा। प्लस एक बायोसिक्योर एक्ट के पासेज होने के काफी बड़े चांसेस हैं, तो मेरे हिसाब से जो आपकी क्रैम्स कंपनीज हैं आई थिंक वो काफी स्ट्रक्चरली अच्छा करना चाहिए। तो एंड फार्मा एक ऐसा सेक्टर है कि जो अगर आप निफ्टी में देखें तो ये एक अकेला सेक्टर है जिसने करीब 14-15% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। तो आई थिंक ये सेक्टर्स हैं जहां पे ओवरऑल बने रहना चाहिए। बाकी सेक्टर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रा वगैरह में जब तक सरकार की ऑर्डरिंग टेंडरिंग नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए, बट प्रोस्पेक्ट्स उसके बेटर हैं। I think again selective है within these sectors also, within these segments also, but I think stock specific ही एक्शन मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, बाजार के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की सलाह है। मयूरी जी, एमएनएम पर जरा एक व्यू आपसे चाहिए। 3200-3300 रुपए के आसपास का शेयर हो गया था ये, लेकिन अब ये 2728 वाले रेंज में आ गया है। आज लगातार चौथे सत्र में कमजोरी है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी इस पर आई है, उन्होंने 3420 रुपए का टारगेट दिया है एमएनएम के लिए। क्या ये एक्यूमुलेशन वाले जोन में आ गया है प्राइस के लिहाज से, या फिर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव प्राइस मिल सकते हैं इसमें निवेशकों को? अगर मिल गए तो और बेहतर होंगे अभिषेक जी, बट आई थिंक जो एक ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट है फॉर द सेक्टर एज ऑल, जैसे मैंने कहा, थोड़ा एक सॉफ्टनेस से गुजर सकता है अगले 2 तिमाहियों तक भी। एक जेन्युइन रिकवरी फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आ सकती है। जो इसके डिफरेंट लेग्स ऑफ द सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट है, ऑब्वियसली आई थिंक विद इन द पीवी सेगमेंट एसयूवी इज डूइंग वेल, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर। जो ट्रैक्टर सेगमेंट है बिकॉज ऑफ बेटर मॉनसून्स, वहां पे ठीक ठाक ग्रोथ की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं।
स्पेसिफिकली इन द अंडर 50 हॉर्स पावर जो एमएनएम बनाता है, एस्कॉर्ट्स की भी कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है। और जो सम ऑफ पार्ट्स है कंसोलिडेटेड नंबर्स पे, अदर बिजनेस सेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू शो अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन नंबर्स एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवरऑल आउटलुक different business segments, or specifically I think the automation business segment, automobile business segment है, that should continue doing well. Farm equipment segment should continue doing well as we head into the next say the second half and the next financial year as well. और इसलिए sum of parts पे भी I think overall valuations earnings के हिसाब से स्टॉक ठीक ठाक करना चाहिए। तो अगर नीचे मिले तो बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ आज जो दिख रही है कि जो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और मैं अपनी स्क्रीन से एक चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, कल हमने आपको दिखाया भी था। 200 दिनों की एवरेज टेस्ट किया, बाद में हल्की हल्की से अब पुल बैक आया। ये 49,700 एंड समथिंग इसकी एवरेज है। अब वहाँ से हम थोड़ा ऊपर हैं, 600 पॉइंट करीब करीब आप ऊपर मान के चलिए अपने आप को। दूसरा पॉइंट, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये इसको एनगल्फ करने की कैंडल है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखिएगा ज़रा, नोटिस कीजिएगा। ये पूरा एक फॉल था जो कल में क्रिएट हुआ था, उसके बाद 200 दिनों की एवरेज टेस्ट हुई तो हल्का सा ऊपर आए। ये बात सच है कि सभी दुनिया जानती है कि 200 दिनों का एवरेज है, यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए। इसमें कोई नया हम नहीं बता रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता है। और अगर ऐसा ही है, सारी दुनिया को पता है, फिर सारी दुनिया को योगदान भी आना चाहिए उनका। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी होना चाहिए। जिन लोगों को एवरेज करना है उनका एवरेज भी आ सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर आके अच्छा मूव होगा। ये मैं आपको चार्ट थोड़ा इसलिए पीछे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछला 1.5 साल देखेंगे, यहीं से आप समझ लीजिए, भले मैं और पीछे नहीं लेके जाना चाहता, तो आपने कभी भी इस येलो लाइन को वायलेट होते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर इस तरह के मूवमेंट आए नहीं, आए हैं। मैं आपको कहूँ तो मार्क भी करके दिखा देता हूँ, दिस वन और फिर दिस वन। इस तरह के मूवमेंट बार बार मार्केट ने देखे हैं, हर 2 महीने में देखे हैं। लेकिन ये 200 दिनों की एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए अभी ये जो अजीत सर बात बता रहे थे ना कि यहाँ पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिवर्सल का नहीं कहा जा सकता बट रिस्पेक्ट का कहा जा सकता है। तो अगर रिस्पेक्ट भी होती है ना तो भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एक और चीज़, आज निफ्टी बैंक के ऑलमोस्ट 12 के 12 काउंटर्स हरे निशान में हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तक थे, अब इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक थोड़ा लाल निशान में है, लेकिन फिर भी उनमें ज़्यादा फॉल नहीं है। तो बैंकिंग की शुरुआत हो सकती है, कल भी उसने अच्छा मूवमेंट, अच्छा प्ले दिखाया था। मैं बैंकिंग से ही शुरू करूंगा। अभी इस फॉल से पहले एसबीआई काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा था। पंकज भाई, पहले तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका एसबीआई या फिर सरकारी बैंकों में कोई और बैंक है जिस पे आपकी नज़र है? एसबीआई, मैं हालांकि 3 ही बोलूँगा, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। इन तीनों पर आपका टेक क्या, अगर आपकी स्टडी है तो इस पर? तो देखिए, आई थिंक एसबीआई हमारा टॉपिक होगा पीएसयू स्पेस में। बैंकिंग इन जनरल ठीक लगता है बिकॉज आई थिंक जो सेगमेंट अवॉइड करना चाहिए, आई थिंक बैंक में अगर आप देखें तो 2 जगह पेन आया था। एक आपका क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में पेन आया था, दूसरा माइक्रो फाइनेंस की बुक में कंपनीज या बैंक्स को पेन आया था। जैसे इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो करीब उनका 10% जो बुक है वो माइक्रो फाइनेंस में है, तो कहीं ना कहीं वो 1-2 क्वार्टर तक उनको तकलीफ रहने वाली। पीएसयू बैंक्स के साथ में वो सब इश्यूज नहीं है, प्लस उनका पीसीआर वगैरह बेटर है। तो मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक में आपका एसबीआई, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 1000 है, वो हमें अच्छा लगता है। डिसाइड दैट आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो भी काफी ठीक लगता है। तो पीएसयू बैंक्स इन जनरल ठीक लगते हैं। एंड प्राइवेट में आई थिंक थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा बिकॉज प्राइवेट बैंक्स टिपिकली बेटर एनआईएम के चक्कर में काफी सारे अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, प्लस क्रेडिट कार्ड में, प्लस सब जैसे मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी है, तो वहां पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सो बैंक इन जनरल रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बट यस, पीएसयू बैंक रिलेटिव टू प्राइवेट बैंक अभी आई थिंक बेटर प्लेस। ठीक है, तो आपकी भी एसबीआई टॉपिक हो गई है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और चेक करा लेते हैं। एचसीएल टेक एक बार जरा कुणाल पर आप चेक करना, ये भी आपकी लॉन्ग टर्म लिस्ट में जा सकता है क्या? देख लीजिए, एचसीएल टेक की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। एंड जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल आईटी पैक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आईटी पैक आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को।
एंड मुझे याद है जहां तक कि पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा था कि 2024 आईटी को ही रिलेटेड होगा, और 2024 में आईटी सेक्टर में काफी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है। अगर पर्टिकुलरली एचसीएल की बात करें 1880 के अराउंड है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 1760, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इतना रेंज तो रखना ही पड़ेगा। 1760 तक कोई भी गिरावट आती है आप जमा करके रखिए। अगर मैं प्राइस रिट्रेसमेंट की बात करूं एज पर द रिसेंट स्विंग्स एंड हाई, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 2700 से 2800 का मिनिमम टारगेट दिखाने के लिए रेडी है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है, पॉजिटिव वॉल्यूम ब्रेथ है। सो ओवरऑल यस, डेफिनेटली आई विल गो विद एचसीएल टेक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। ठीक है, परंपरागत तरीके से वापस से टिकर टीम को बोलूँगा जरा चलाइएगा फॉल फ्रॉम हाई, यानी कि ऊपर से कितना टूट गया निफ्टी। निफ्टी इन रेड आया, और ना केवल रेड आया, अभी तो 35 पॉइंट तक नीचे तक ड्रैग कर गया था। शैलो मार्केट है ना, खोखला मार्केट है इस समय, शॉर्ट्स की भरमार है, एफआईज की होल्डिंग नहीं है, रिटेल के पास माल ब्लॉक होके पड़ गया, 67% होल्डिंग है। पता आपको 10 दिन से कोई चेंज नहीं हुआ। 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स खो दिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे बैंक निफ्टी के अंदर, होल्डिंग्स के अंदर रिटेल के पास माल ना ब्लॉक होके पड़ गया। अब वो मजबूरी में कट रहा है, स्टॉप लॉस कट गया, 200 दिनों की एवरेज कटी। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत हम तो आप हो सकता है 1 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट रखते हो। मान लो किसी की पोजीशंस रहती है 150 करोड़ रुपए की, उनका पोर्टफोलियो है, उनकी इन्वेस्टमेंट है 150 करोड़ रुपया पर डे का। अगर मैं सिर्फ 1% की कैलकुलेशंस भी डाल दूँ ना, तो उनका पर डे की लॉस जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का है। तो उनको तो सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, वो मन से नहीं चलेंगे, उनको एक सिस्टम पे कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वो प्रो अकाउंट्स में होता है, ये कुणाल जी और पंकज जी और अजीत सर जो जानते हैं कि कैसे प्रो अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन किया जाता है, फैमिली बुक्स को मेंटेन किया जाता है। वहाँ तो ब्लंट है, वहाँ तो बहुत कड़वा घूंट पीना पड़ता है। आपको पता है कि मैं सौदा काट रहा हूँ, मेरा सिस्टम मेरे से कटवा रहा है, लेकिन मेरे को पता है 10 दिन बाद ये सौदा ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो अलाउ नहीं कर सकते ना, क्योंकि पर डे का लॉस 1.5 करोड़ रुपया है, कैसे हो जाएगा 1.5 से 2 करोड़ रुपए का। तो वो सारा सिस्टमेटिकली रिस्क जनरेट करता है, इसलिए 200 दिनों की एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सबको पता है, लेकिन 200 दिनों के एवरेज वाकई सिस्टमेटिकली रिस्क जनरेट हो जाएगा मार्केट के अंदर। जो टर्मिनल्स में काम कर चुके हैं, जिनको आता है सब समझना, जानना है, फील करना आता है, वो ये मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर एनी हाउ, फिर भी मैं कुणाल परार के पास ही वापस पहुंच के एक छोटा सा शेयर उनसे और पता कर लेता हूं, और उसके बाद फिर अजीत सर से भी एक सवाल मेरे को लेना होगा। कुणाल जी, आज की मैं जो लॉन्ग पोजीशंस चेक कर रहा था, उसमें एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, अपोलो टायर, इन स्पाइट ऑफ नंबर्स ख़राब, दोनों आज ऊपर आए हैं। 1 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ऑटो पे ट्रस्ट नहीं है। एक शेयर है जिसको मैं 1000 की कैटेगरी में कई बार देखता हूँ और वो अच्छे से बेस बनाता चलता है। उस शेयर का नाम है PEL, पिरामिल एंटरप्राइजेस। 3 शेयर हैं, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, पिरामिल एंटरप्राइजेस, ये सब 1000 वाले ही हैं। 1000 पे PEL आपको कितना ठीक लग रहा है? वेल डिम्पी जी, पीएल की बात करूं तो 1030 के अराउंड है, और प्योरली टेक्निकल बेस अगर ये स्टॉक की बात करूं तो खरीदारी करके चलने का मौका यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट 1000 के अराउंड, 1000 के लेवल पे ये स्टॉक ने लिया हुआ है। और पहले भी जब भी 1000 के अराउंड का सपोर्ट लिया था, ये स्टॉक ने ऊपर में 1100 तक के लेवल दिखाए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फिलहाल स्टॉक में है। इतना ही नहीं, आप देखो 200 DMA 100 DMA के ऊपर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का ही है स्टॉक का। तो PEL मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। कल के दिन में शूटिंग स्टार हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है, जो बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन इंडिकेट करती है। सो ओवरऑल मोटा मोटी जो इक्वेशन यहाँ पे बन रहे हैं वो पॉजिटिव साइड के ही है। 1028 के अराउंड PEL ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 990 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट टारगेट डीपी जी यहाँ पे जो अपने को देखने को मिलेगा वो 1065 है, 1065, और जैसे ही 1065 ब्रेक होगा 1100 तक के लेवल PEL हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेयर हो सकता है। कल हमने ये 12 बजे के शो में भी पता किया था, बट सर ने इसको अवॉइड करवा दिया था, राहुल जी ने। लेकिन अभी कुणाल परार कह रहे हैं कि नहीं, शेयर ठीक है, ये 1100 प्लस हो जाएगा, चांसेस के काफ़ी हैवी हैं। 1000 का सपोर्ट है,
कल ऑलमोस्ट 1000 के आसपास रुका है, हफ्ते भर में नुकसान इसका दिखा, लेकिन अभी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 990 का एक स्टॉप लॉस यानी कि जस्ट 1000 के नीचे का ऐसा लगाओ, इसमें 65 और 1100 ये आपके लिए टारगेट होगा। मैं आपको एक पॉइंट और दिखा देता हूँ, जैसे निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है अभी थोड़ा अपने बॉटम ढूंढने में, तो ऑप्शंस वालों को बहुत घाई होती है, बहुत जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी आके ऑप्शंस को प्लस कर लें। एक बार ज़रा मैं दिखा देता हूँ, 23,500 की कॉल, 23,500 की पुट जो आज एक्सपायर हो रही है 14 तारीख को, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, उन दोनों के अंदर अभी लॉस चल रहा है। दोनों के एक्सरसाइज प्राइस में काफ़ी फ़र्क भी है, 1:4 का फ़र्क है। तो ऐसा ना देखें कि जो कॉल के प्राइजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं या पुट के प्राइजेस बहुत अच्छे हैं तो एक तरफ़ा हो जाएगा। मार्केट को एक तरफ़ा होने पर ही ये चलेंगे, नहीं तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम ईट कर लिया जाएगा। ये दोनों का कंबाइन 160 रुपये बनते हैं, 160 रुपये प्रीमियम ईटिंग के नाम पे ठीक होता है एक्सपायरी के दिन, तो दोनों का प्रीमियम ईट कर जाएंगे। देखो आप कॉल और पुट दोनों को मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, दोनों अभी रेड निशान में, एक ही टेबल में बैठे हुए दोनों लोग लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए पहले बाजार को पक्के हो जाने देना, तब इस कॉल के पास आना। नहीं आना तो छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है किसी कॉल से ही आज पैसे बनने जा रहे हैं। आपका मन अगर इतना ही तेज़ है और इतना ही आप फास्ट हो और इतना ही आप समझ गए हो कि आज बैंक निफ्टी चलेगा वापस, तो निफ्टी खरीद लो ना। क्यों ऑप्शंस के अंदर जा रहे हो जिसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी आज ही है? आप इन दोनों के प्रीमियम्स ईटिंग हो सकती है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट इनमें करते समय या तो बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड लगाओ अपना, या तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के चलना। अजीत सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास? ये इंडेक्स तो मैंने गिरवा रहा हूँ, मेरे को तो ज़रा समझ में नहीं आया। अगर आपके पास है कुछ तो रणनीति बता दो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि हमने बोला तो आपको ऐसा ही करना है। अजीत सर। डिम्पी देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी जिस तरीके से वोलेटाइल स्विंग्स हो रहे हैं इंडेक्स में भी, थोड़ा अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए, कंसिडरिंग कि सेकंड हाफ में किस तरीके से पैन आउट होता है। अगर फर्स्ट हाफ को हम होल्ड कर पाते हैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस को, तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस की एक उम्मीद बनेगी जो कि इंडेक्स को लेके जाएगा करीब 23,700-750 तक के लेवल के लिए। तब एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, इंस्टेड ऑफ अभी हम कुछ एक इनिशिएट करें और इस वोलेटाइल स्विंग्स में वो एग्जिट हो जाए। कोई और ऑप्शन स्टॉक्स का दोगे आप अजीत सर? देखिए, स्टॉक्स में तो डेफिनेटली, स्टॉक्स में आपको जैसे कि मैंने एबीबी के बारे में बात भी की, मुझे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी काफी लंबे टाइम के बाद आई है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज में था ये, और अभी जो इसकी 6500 वाली जो पुट है वो करीब 97 के पास ट्रेड कर रही है। इसको अभी भी आप लॉन्ग कर सकते हैं और 75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इसमें, और 140-45 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। पर सर लेवल वापस से बताओ, लिख नहीं पाए, एक बार लेवल वापस से बताओ, स्ट्राइक भी बता दो। एबीबी 6500 वाली पुट जो कि करीब अभी 98 पे ट्रेड कर रही है, इसको 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करें 140-45 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, 145 का टारगेट है, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है, 6500 की पुट है, 98 मिलेगी @98 लिखना, 145 रुपये का टारगेट है, 75 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 6500 की पुट है, सामने स्क्रीन पे छाप दो। ये एक ऑप्शंस का ट्रेड है, एबीबी आज वीक है, 2-2.5%, शायद और खिसक सकता है नीचे, इसलिए पुट का बेनिफिट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। पंकज भाई, एक छोटा सा सवाल आपसे, अर्निंग्स तो आपने सारी चेक कर ली होंगी, पोस्ट अर्निंग कहीं आपका मन बन रहा है किसी शेयर्स को लेने का? ठीक है, मार्केट की गिरावट एक तरफ है, लेकिन कई बार अर्निंग्स वो होता है ना, वो लास्ट फेज़ होता है, अब उसमें सारा कुछ कंपनीज डिस्काउंट कर देती है कि चलो भी ठीक है, अब हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसा कोई नोटिस है जो एबनॉर्मल इन नेचर आपको लग रहा हो? कुछ शेयर हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया है, फर्स्ट हाफ में कोई ग्रोथ नहीं है बट ऑर्डर बुक काफी अच्छी ग्रो की है, तो सेकंड हाफ में जो एग्जीक्यूशन होगा तो वहां पे एक ग्रोथ आएगी। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 240 का है। देन आई थिंक जो आपके हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज है, एचसीजी हॉस्पिटल, वो हमें अच्छा लगता है, करीब 600 का टारगेट हमने यहाँ दिया हुआ है। प्लस जो एक दो और कंपनी में हाईलाइट करना चाहूंगा, उसमें एक वाटेक वबाग होगा, बिकॉज आई थिंक ये कंपनी कंस्ट्रक्शन छोड़ के इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट साइड में जा रही है, तो इसका जो स्ट्रक्चरली मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, नंबर्स भी अच्छे थे, तो यहाँ पे हमारा करीब 2300 का टारगेट है। तो आई थिंक ये कुछ कंपनीज हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एंड ऐसे ही अगर आप मिधानी देखें, तो मिधानी का अगर आप फर्स्ट हाफ में देखें करीब 2.5% का ग्रोथ था, जबकि मैनेजमेंट बात करता है कि 20% का ग्रोथ आएगा। ऑर्डर इनफ्लो वगैरह अच्छे थे इस बार, तो सेकंड हाफ अगेन वो काफी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है, तो मिधानी भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। मिधानी ये स्टॉक हमारे रेडार पर भी था, नतीजे अच्छे और उसके ठीक बाद अच्छा खासा एक्शन स्टॉक पे नजर आ रहा है, लेकिन बाजार खुलने के
सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के बाद जिस तरह का ट्रेंड, जिसकी बात बाजार खुलने के साथ साथ ही हमने बताई थी आपको कि शुरुआती तेजी के बाद बाजार जो है गेंस को फ्रिजल आउट कर देता है। इस वक्त अगेन वॉलेटिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट 23,567 के स्तर पर हम देख रहे हैं। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी, मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप प्लेयर्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इंडेक्सेस को टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं अब भी मजबूती जो है वो कायम है। 50,370 के इर्द गिर्द इस वक्त करीब 300 अंकों की मजबूती वहां पर अब भी इंटैक्ट है, लेकिन निफ्टी में वॉलेटिलिटी जो है वो शुरुआती तौर पर देख सकते हैं हम। इसके अलावा अगर देखें नीवा बूपा हेल्थ बीएसई पर 78.50 पर सेटल होता हुआ दिख रहा है। इशू प्राइसेस का 74 रुपये प्रति शेयर का है। बीएसई पर करीब 6% पर ये सेटल होता हुआ दिख रहा है। लिस्टिंग पर एक नज़र रहेगी और साथ ही जहाँ जहाँ मार्केट में लिस्टिंग के बाद सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए देखेंगे हम, आप तक लिस्टिंग पर एक बार टेक ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त देखें तो बीएसई पर 78.50 पर सेटल होता हुआ नीवा बूपा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुणाल की तरफ से सीमेंस पर 12 तारीख को यानी कि मंगलवार को जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बिकवाली की एक राय दी थी सीमेंस फ्यूचर्स पर और तब टारगेट 6,680 के बताए थे, उसके बाद 6,550 के भी टारगेट्स। कुणाल, फर्स्ट टारगेट हिट होता हुआ नजर आ रहा है सीमेंस के काउंटर में। अगर देखें कमजोरी जो है वो यहाँ से आगे जारी रहेगी और सेकेंड टारगेट भी मीट होता हुआ नजर आ रहा है आपको। टेक्निकली चार्ट से एक बार देखें। देखने जाए तो यस, एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल चुकी है एंड लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरावट में 6,400 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। सो जिन्होंने अगर 18 आउट देख के 18 आउट स्वदेश देख के अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, मैं उनको कहूंगा कि होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे 6,400 तक के लेवल सीमेंस में फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं। 6,400 यानी कि 6,500 के भी नीचे जाने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। वरुण बेवरेजेस, अजीत एक बार इसे भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और साथ ही रियल एस्टेट प्लेयर्स में मैक्रोटेक डेवलपर्स, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में दोनों स्टॉक्स हैं जो इस वक्त आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 3 से 3.5% तक की तेजी, एक वरुण बेवरेजेस और साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स, दोनों स्टॉक्स पर एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए वीबीएल में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांगली अपने एवरेजेस के पास, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अपने रिकॉर्ड हाई से भी कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट वॉल्यूम ड्राई हो गए हैं इस पूरे फेज में, तो एक अच्छा साइन है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का टोन उसने पकड़ लिया है इंस्टेड ऑफ प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन बेसिकली देख रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए शॉर्ट टर्म में शायद ये आपको थोड़ा सा अभी और कंसोलिडेशन कंटिन्यू होते नजर आए। 610 से लेकर 620 का जोन है वो एक हर्डल का एरिया है, बट डाउन साइड कैप्ड है। तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन के लिए देखना चाहिए आपको 570 से लेकर 560 इस जोन के अंदर, और बने रहिए इसमें जब तक कि आप 520 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्विंग में जब आप देखेंगे तो 650 से लेकर 700 तक के लेवल्स आपको देखने को उसमें मिल सकते हैं। वहीं पे लोडा में अगर हम बात करें तो यस, यहाँ पे भी कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। दो काउंटर्स फ्रॉम द रियलिटी बास्केट, ओबरॉय रियलिटी और लोडा, जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है। बाकी सारे काउंटर्स में हमने काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा है। यहाँ पे देखिए अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। एक थोड़ा चैलेंज आ रहा है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का करीब 1300 के पास, जिसकी वजह से ये 2 बार रेजिस्ट कर चुका है उन लेवल्स पे। बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी आप इनिशिएट कर सकते हैं 1150 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। जब भी आप 1300 को निकालेंगे तो 1450 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेजेस में पोजीशन को इंटैक्ट रखें और मैक्रोटेक डेवलपर्स में करंट सिनेरियो से और मजबूती है, लेकिन इन स्तरों पर भी एक बार एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है। यहाँ से 1,450 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। 1150 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक अगर सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, इस वक्त रियलिटी, आईटी, मेटल और फार्मा है जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस, एफएमसीजी और एनर्जी, तीनों स्पेसेस हैं जो कि आप बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पंकज, ऑटो स्पेस पर ही आपका एक ओवरऑल टेक में जानना चाहूंगी। इन्वेंट्री लेवल सर्ज का एक कंसर्न है जो कि ऑटो सेक्टर देख रहा है। कंज्यूमर्स, कमर्शियल्स, टू व्हीलर्स में अगर आप देखें एक स्ट्रगल इस वक्त नजर आ रही है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लेवल सर्ज। क्या आपको लगता है कि डिस्काउंटिंग एक रैशनल अप्रोच है? क्योंकि इन दिनों हम ये भी खबरें देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ऑटो स्पेस या ऑटो इंडस्ट्री में एक डिस्काउंटिंग का सिनेरियो जो है वो नजर आता हुआ दिखेगा। डू यू थिंक इस स्ट्रैटेजी से जो ये इन्वेंट्री लेवल बढ़ने की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आती हुई दिखेगी? एंड ओवरऑल ऑटो एंसिलरी पर आपका आउटलुक?
देखिए ऑटो में 2-3 सेगमेंट हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक तो ट्रैक्टर सेगमेंट में नेगेटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड था फर्स्ट हाफ में, बट पूरे साल में ओवरऑल जो कमेंट्री रिवाइज हुई है वो करीब मिड सिंगल डिजिट की है, तो सेकंड हाफ में आपके जो ट्रैक्टर सेल्स अच्छे आने की उम्मीद है। आई थिंक पैसेंजर व्हीकल में बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक एक यूटिलिटी व्हीकल ही एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे ग्रोथ के अच्छे आने के चांसेस हैं। इसमें एमएनएम अगर हाई टीन का ग्रोथ का बात करता है तो मेरे हिसाब से वो एक सेगमेंट है। अदरवाइज सीवी एज अ सेगमेंट चैलेंजिंग लगता है। टू व्हीलर रिलेटिवली ओके है, आई थिंक जो एक लो डबल डिजिट काइंड ऑफ अ ग्रोथ की वेरी मच पॉसिबिलिटी है। So I think two-wheeler, selective tractors and utility vehicles, I think यही ठीक लगते हैं। बाकी segments, I think मेरे हिसाब से overall challenges रहने वाले हैं डिमांड को लेके। एंड अगर आप प्लेयर्स के हिसाब से जाएं तो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बेस्ट निकल के आता है, बिकॉज इनका ट्रैक्टर बिजनेस भी अच्छा करेगा, प्लस यूटिलिटी व्हीकल साइड काफी बेटर कर रहे हैं, प्लस इनके लॉन्चेस वगैरह भी बेटर हैं। आई थिंक टू व्हीलर में प्रीमियमाइजेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से आयशर मोटर स्टैंड आउट करता है। इनके भी लॉन्चेस अभी रिसेंट में काफी रहे, हालांकि ये क्वार्टर के नंबर एटलीस्ट मार्जिन वाइज थोड़े सॉफ्ट थे, बट ओवरऑल जिनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक दूसरी कंपनी है जो कि रिलेटिवली अच्छा करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दो ही पिक है मेरे ऑटो में इस वक्त। तो चलिए ऑटो स्पेस में टू व्हीलर भी मजबूत नजर आते हैं। ऑटो बिक्री की भी अगर बात करें तो ये जो सारे पंकज के रेडार पर स्टॉक्स उसमें बिक्री, और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे एस्कॉट्स क्यूबोटा यहाँ पर रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स देखने को मिले थे, जब ऑटो बिक्री के आंकड़े अक्टूबर के हमने इस महीने की शुरुआत में देखे थे। एस्कॉट्स क्यूबोटा पर भी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें इन्वेंट्री लेवल्स की कंसर्न जरूर हैं, लेकिन बावजूद इसके एंसिलरी स्पेस और साथ ही टू व्हीलर स्पेस पर एक नजर रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं। लेकिन बाजार में जहाँ हम फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया ले रहे हैं, ऑप्शन के ट्रेड भी आपके लिए लेकर आते हैं। और चलिए अब हमारी खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का वक्त हो गया है। तो आज नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ ऑप्शन का चैंपियन स्टॉक लेकर जुड़े हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है और आईटी स्पेस में कुछ चुनिंदा लार्ज कैप आईटी नेम्स है जहाँ पे हमें ट्रेंड नजर आ रही है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लगातार यहाँ पे हमें ट्रेंड दिख रही है। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो टेकएम के 1680 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 32 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 26 का रखना होगा छोटा सा, और 41 और 50 ये 2 टारगेट होंगे। इसके लॉट साइज जो 600 के आसपास है उसको उसके हिसाब से इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड देखें तो रिस्क यहाँ पे 4200 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 10800 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो अंडरलाइन में हमें यहाँ पे टेकएम में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों पर 1720 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो नीलेश शुक्रिया ये ऑप्शन की दमदार रणनीति हमारे बीच रखने के लिए। टेक महिंद्रा 1680 की कॉल खरीदने की राय 32 के लेवल्स पर आपको मिलेगी। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुनाफा कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न्स या नुकसान कितना नज़र आ सकता है, इस पर भी नज़र रखिए। एफएनओ स्ट्रैटेजी का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी सोच समझकर अपने एडवाइजर्स से एक सलाह लेकर एफएनओ में आप ट्रेड करें। नीवा बूपा की लिस्टिंग इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अगर आप देखें करीब 8-8.25% के प्रीमियम पर इस वक्त मजबूती के साथ नीवा बूपा की लिस्टिंग आप अपने स्क्रीन पर। चलिए, तो बिल्कुल ये एक और लिस्टिंग कल स्विगी की लिस्टिंग, और उसके बाद अब नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस पे एक और लिस्टिंग। बीएसई पर करीब 6% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नीवा बूपा का स्टॉक 2200 करोड़ का आईपीओ साइज, जहां फ्रेश इशू 800 करोड़ का था और ऑफर फॉर सेल 1400 करोड़ का था। इस वक्त आप इस स्टॉक की लिस्टिंग डिजिटल फर्स्ट अप्रोच की अगर बात करें, कंपनी अडॉप्ट करती है और हेल्थ इंश्योरेंस प्ले में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स।
सो लिस्टिंग की जब बात हो रही है तो कुणाल, एक बार आपसे जोमेटो और स्विगी पर भी राय लेना चाहेंगे। स्विगी ऑफ कोर्स डेटा पॉइंट्स कम होंगे, लेकिन जोमेटो वर्सेस स्विगी के कंपैरिजन या कह सकते हैं कि एक रिसर्च लगातार रहा कल, और इनफैक्ट कल का एकमात्र हीरो ही स्विगी था। लिस्टिंग के ठीक बाद हमने मजबूती देखी, लेकिन ब्रोकरेजेस की अगर माने तो जोमेटो का स्टॉक इन कंपैरिजन स्विगी के कुछ ब्रोकरेजेस को ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी राय? मेरी राय में भी जोमेटो काफी अच्छा है। रिसेंटली मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जोमेटो फाउंडर की ओर से। कई बार क्या होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाते हो और वेस्टेज बहुत होता है फूड का, लेकिन अभी उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। मुझे लगता है कि उस नए तरीके के बेस पे, नई सिस्टम के बेस पे आई थिंक जोमेटो को ही बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है फंडामेंटली। तो जोमेटो के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। 266 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 200 में 200 है, 100 है, 50 है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 254 का है, 254 का यहाँ पे हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। अभी चला है 266। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से 275 है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। 275 जैसे ही क्रॉस करेगा ये स्टॉक 1 में हमें 300 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी मानसी आप कह सकते हो कि 9 से 10% का रिटर्न भी ये स्टॉक प्रेजेंट लेवल से हमें दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है जोमेटो 254 के एसएल के साथ। 254 का स्टॉप लॉस लगाएं। 300 तक जाने की पूरी क्षमता जोमेटो में इस वक्त भी अगर आप देखें 3.25% की तेजी के साथ स्टॉक में मजबूती पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए